हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया शानदार होगा। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे क्लास 12th विश्वास बैच में, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। और आज बारी है हमारे अप्लाइड मैथ्स के आखिरी चैप्टर की, विच इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहती है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहां पर क्लैरिटी थोड़ी सी कम रहती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे यूज करना है और किस तरह से क्वेश्चंस को समझना है और अटेम्प्ट करना है। तो सारी बातें हम लोग इस वन शॉट में करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा 10 फरवरी को रिवीजन सेशन रहने वाला है, जो लाइव में आपके लिए लूंगा हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपने वो मस्ट है आपके लिए अटेंड करना। तो पहले वन शॉट से आप लोग थोड़ा बेस बना लेना और फिर उस रिवीजन सेशन से भी आप इस पूरे चैप्टर को PYQs के थ्रू और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप कर लेना। तो ये दोनों चीजें आपको साथ साथ करनी रहेंगी, स्पेशली इस चैप्टर के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने आखिरी चैप्टर को। 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है, स्कोरिंग है, बस समझना है इसमें कि चीजें कैसे आपको इंटरप्रेट करनी है और कैसे यूज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन का वैसे मतलब हमारे पास जो लिटरल सेंस में रहता है वो रहता है जनसंख्या, बट यहां पर हम उस पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो भी पॉपुलेशन है हमारे पास, हम उसको भी कंसिडर करते हैं, बट हमारे लिए पॉपुलेशन क्या है कि एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो या आइटम हो, जो मर्जी हो, बट अगर वो कोई कलेक्शन है, वो कोई ग्रुप है जो मुझे डेटा की फॉर्म में यूज करा जा सकता है, तो उसको मैं पॉपुलेशन बोलूंगा, है ना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो हाइट हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे लिए जो स्टूडेंट्स की हाइट होगी वो हमारे लिए क्या होगी, एक पॉपुलेशन होगी, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये हाइट होगी। मैं अगर स्क्रू बना रहा हूं, है ना, सपोज करो कि मेरी कंपनी है जो स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, तो वो जो स्क्रू के डायमीटर होता है कि जो स्क्रू है उसका डायमीटर कितना है, तो वो मेरे लिए भी एक डेटा है। तो जो स्क्रू है हमारे पास वो भी मेरे लिए एक पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन ऑफ स्क्रूज की बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन ऑफ कार्स की बात कर रहा हूं। तो आइटम्स यहां पर जो भी हो, जो हमारे को डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट करी जा सकती है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जैसी मर्जी हो, हमारे लिए वो क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगी। The entire group of individual or items that a researcher is interested in understanding or describing। तो जो भी डेटा की तरह काम आ सकता है हमारे पास, डेटा है ना, जो भी डेटा की तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, तो जिससे वो इंफॉर्मेशन मिली है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। अब वो चाहे ह्यूमन बींग्स का डेटा हो, तो पॉपुलेशन का यहां पर लिटरल मीनिंग भी सही रहता है। बट जैसे अगर वो हम बोलें कि कार्स के बारे में मुझे डेटा चाहिए, तो कार तो नॉन लिविंग है, बट स्टिल मैं क्या बोलूंगा कि वो मेरी एक पॉपुलेशन है ना। जो मेरे पास सारी कार्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है। मैं अगर वही बात कर रहा हूं कि स्क्रू वाली, तो मेरे पास वो क्या है, मेरी पॉपुलेशन है। मैं मोमोज में इंटरेस्टेड हूं, है, आपका पता है सर हमें आप कितने इंटरेस्टेड हो, कि अगर मैं बात करूं कि भैया मोमोज की वैरायटी है, मुझे उनका डेटा चाहिए, तो मेरी पॉपुलेशन इस समय क्या हो जाएगी, मोमोज हो जाएगी। तो पॉपुलेशन मतलब कि एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स और प्रोडक्ट्स, बी इट लिविंग नॉन लिविंग, फॉर विच आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट या फिर डिस्क्राइब सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। जैसे मीन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, है ना। टेस्टिंग भी करेंगे हम लोग आगे जाके। तो वो जो डेटा मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है, पॉपुलेशन है। फिर एक सैंपल आता है। अब जैसे इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देके चलूंगा, यहां पर हम एक रेफरेंस बनाएंगे और उसी रेफरेंस से सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। एग्जांपल में क्या है बेटा, मेरे पास सपोज करो कि हमारे पास 10,000 बच्चे हैं जो हमारे कॉमर्स वाला के बैचेस में एनरोल्ड है ना। हमारे पास टोटल 10,000 बच्चे, और मुझे ये टास्क दिया गया है ना कि PW की तरफ से मुझे टास्क दिया गया कि सर आपने क्या करना है, इन 10,000 बच्चों के ना, जो अभी फर्स्ट हमारे जो यूनिट टेस्ट जब भी हाफ ईयरली हुए थे, हमारे PW ऐप पर भी हाफ ईयरली हुए थे, है ना। आपको सब्जेक्टिव टेस्ट की कॉपीज भी चेक होकर मिली थी। तो आपने क्या करना है, उन सबके मार्क्स का ना एनालिसिस करना है कि बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट में क्या स्कोर आ रहा है, ताकि हम उनके लिए जो रिवीजन सीरीज प्लान करेंगे वो हम लोग बिल्कुल अप टू डेट कर सकें, बिल्कुल एक्यूरेट कर सकें, ताकि बच्चों का मैक्सिमम फायदा यहां पर हो सके। तो अगर 10,000 बच्चे हमारे कॉमर्स वाला में हैं, अब अगर मेरे हर एक बच्चे की सपोज करो मेन 5 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स और आपके पास इकोनॉमिक्स, तो 10,000 बच्चों के हर एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट के डेटा, तो सोच रहे हो मेरे पास कितना डेटा हो गया, 10,000 इंटू 5, 50,000 सब्जेक्ट के मार्क्स मेरे पास होंगे। अब यार उन सबको मुझे एनालिसिस करना है, मुझे वहां पर बहुत सारी चीजें देखनी है कि मीन डेविएशन कितना आ रहा है, मीन कितना आ रहा है, मीडियन कितना आ रहा है, तो मेरे लिए कितना मुश्किल काम हो जाएगा।
तो मैं पूरे 10,000 बच्चों का डेटा तो नहीं पढ़ सकता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यार अगर 10,000 बच्चों का डाटा निकालने बैठ जाऊं तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, और मोर ओवर ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा कि जब तक मैं डेटा एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन पर पहुंचना चाहूंगा इट विल बी टू लेट, कि रिवीजन सीरीज जो है हमारी वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो मैंने क्या करा यार कि मैं 10,000 बच्चों का डेटा तो नहीं एनालाइज कर पाऊंगा, तो मैंने क्या करा कि मैंने सैंपल ऑफ 1,000 स्टूडेंट्स जो है वो कलेक्ट करा। मैंने कहा 10,000 नहीं, मैं 1,000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करता हूं, और 1,000 बच्चों के डेटा के क्या बोलते हैं एनालिसिस के ऊपर मैं बता पाऊंगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए। अब सारा जो खेल है हमारे पास इन 1,000 बच्चों का है, बट ये जो 10,000 बच्चों की हमारे पास पूरी एनरोलमेंट है, ये मेरी क्या है पॉपुलेशन है, क्योंकि मैं इन रिसर्चर हूं और मैं इंटरेस्टेड हूं इन 10,000 बच्चों के मार्क्स को स्टडी करने में। तो जो एंटायर ग्रुप है मेरा, याद रखना पॉपुलेशन इज ऑलवेज एंटायर ग्रुप, तो ये जो एंटायर ग्रुप है मेरे पास 10,000 बच्चों का, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा पॉपुलेशन कहलाएगा। बट to make my analysis, to make my research more productive, more easy to understand and not more complex, मैं इन 10,000 बच्चों का डेटा की जगह एक सैंपल कलेक्ट करूंगा 1,000 बच्चों का। तो सैंपल बेसिकली क्या है हमारे पास एक सबसेट ही है क्या पॉपुलेशन का, जो डिस्क्राइब करेगा किसके कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन को, कि मैं इन 1,000 बच्चों के डेटा पर बता पाऊंगा कि ये 10,000 बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या कैसा इनके मार्क्स का एनालिसिस है। क्योंकि यहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ बट 1,000 बच्चों का फिर भी किया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, इंटायर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए, जिसको मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सैंपल है। ठीक है, तो a subset of individual items selected from the population used to make inferences about the population। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सैंपल के बेस पर इन्फ्रेंसेस बनाऊंगा, यानी कि मैं बताऊंगा कि देखो भाई इन 1,000 बच्चों ने ऐसा करा है, इनका एवरेज स्कोर अप्लाइड मैथ्स में ये आ रहा है, तो दैट मींस इन 10,000 बच्चों का भी अप्लाइड मैथ्स में स्कोर यही रहेगा। अब आपके मन में यहां पर डाउट आएगा कि सर आप इन 1,000 बच्चों के बेसिस पर इन 10,000 बच्चों के बारे में इन्फ्रेंसेस कैसे बता सकते हो? तो यही बेटा हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है, जिसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, कि हम यहां पर इन्फ्रेंसेस बताते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन पूरे को पढ़ने का तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं कि थकाने वाला, मेहनत वाला काम हो जाएगा, और वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट नहीं निकल पाएगी उस डिजायर्ड टाइम के अंदर। तो इसलिए कभी भी पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टर को ना पढ़ के उसके एक सिलेक्टेड सबसेट को पढ़ा जाता है, जो कहलाता है सैंपल। हाँ, अब ये जो इन्फ्रेंसेस हम बनाएंगे वो कितनी एक्यूरेट है या फिर कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, ये डिपेंड करता है कि ये जो 1,000 बच्चों का सैंपल मैंने चूज करा है वो कैसे करा है। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूं कि अगर ये मेरा पूरा पॉपुलेशन सेट है, ये तेरा अगर पूरा पॉपुलेशन सेट है, तो सैंपल क्या है, इसका सबसेट। पूरी पॉपुलेशन का कोई छोटा सा पार्ट हमारे पास क्या है, सैंपल, जिसको मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं इन्फ्रेंसेस बता सकूं पॉपुलेशन के लिए। तो अब हमारा सारा फोकस होना है कि ये सैंपल किस तरह से सिलेक्ट किया जाए ताकि वो ट्रू पिक्चर बता पाए हमारी पॉपुलेशन की। तो अगर सैंपल मेरा क्या बोलते हैं कि जेन्युइन है, सैंपल मेरा स्मार्टली बनाया गया है, तो वो पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, मतलब किस किस तरह से आप अपने सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसके बेसिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सैंपलिंग है, उसमें जो ब्रॉड डिवीजन है वो होती है हमारी, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो ब्रॉड डिवीजन है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, और दूसरी है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो हमारे को मेन हमारा टॉपिक रहता है, जिससे हमारे मेन कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। हालांकि सैंपलिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं देखे गए हैं, बट यस फिर भी क्योंकि अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है हमें करना है। इसमें मेन जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो टी टेस्ट के ऊपर ही मिलते हैं, जो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करना है। अब देखो नाम से ही पता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या जा रहा है यहां पर। इट मींस कि जहां पर आप बोल सकते हो कि
मैं पहले समझा देता हूं फिर लिखवाने वाला काम करता हूं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमारे पास एक ऐसी सैंपलिंग है जिसमें जो हमारे पास पॉपुलेशन का हर एक मेंबर है उसके सैंपल के पार्ट बनने के इक्वल चांसेस है। दैट मीन्स हर एक मेंबर के, जैसे 10,000 बच्चे हमारे कॉमर्स वाला के थे ना, मैं यही रेफरेंस लेके सारे कॉन्सेप्ट बेटा सारी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग आपको समझाऊंगा। तो 10,000 अगर स्टूडेंट्स मेरे मेरे पॉपुलेशन के अंदर है, यानी मेरी पॉपुलेशन के अंदर 10,000 मेंबर्स हैं, तो हर एक मेंबर के सैंपल बनने के जो चांसेस हैं वो बराबर रहेंगे। दैट मीन्स यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई भी बायसनेस नहीं होगी, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा कि आप इसको सैंपल में रखेंगे, इसको सैंपल में नहीं रखेंगे। ये कहती है कौन? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और यार होना भी यही चाहिए। अगर मैं ट्रू पिक्चर जानना चाहता हूं पूरे 10,000 बच्चों के, तो मुझे यहां पे जो 1000 बच्चों का सैंपल करना है वो ऐसा फेयर सैंपल करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करे किसकी? पॉपुलेशन की। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है कि ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन have equal chance of being part of a sample, और इसी तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या आ गया कि ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन do not have equal chance of being part of the population. ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि मैं एक काम करता हूं कि मैं अपना काम इजी करने के लिए मैं 10,000 बच्चों का डाटा तो नहीं पढ़ रहा, मैं ये बात तो तय होगी कि 1000 बच्चे का सैंपल चूज करूंगा। बट अब सैंपल चूज करने में मेहनत कौन करे? तो मैंने क्या बोला कि जिन 1000 बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स है, मैं सिर्फ उन्हीं के डेटा पढ़ लेता हूं, है ना, क्योंकि मैं उनसे रेगुलर क्लास में मिलता रहता हूं, मैं उनको जानता हूं। बाकी 9,000 बच्चे हमारे कोर मैथ्स वाले हैं या नॉन मैथ्स वाले हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन नहीं है, तो मैंने अपना फेवरेटिज्म दिखाया है यहां पर। मैंने क्या बोला कि जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है मैं सिर्फ उन्हीं को सैंपल बना लूंगा और उन्हीं के बारे में डेटा पढ़ लूंगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास? एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी कि यहां पर मैंने क्या करा है, किसी भी मेंबर को ऐसा इक्वल चांस नहीं दिया है सैंपल का पार्ट होने के लिए, क्योंकि जिसके पास चाहे कोर मैथ्स है या जिसके पास नॉन मैथ्स है, मैंने उसको अपने सैंपल में इंक्लूड ही नहीं करा। तो यहां पर जो मेरा एक्चुअल में जो हमारे पास पिक्चर आनी चाहिए पॉपुलेशन की, वो नहीं आएंगी, क्योंकि यहां पर मेरा जो सैंपल है वो फेयर नहीं है। तो मेरी जो इन्फ्रेंसेस होगी, मेरी जो प्रेडिक्शन होगी, वो एक्यूरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग सिंपली रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं। अभी हम उसके टाइप्स में पढ़ेंगे। अब एक एक करके ना हमारे को इसके टाइप्स पढ़ने। पहले मैं यहां पर एक चार्ट सा बना देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास कौन कौन सी सैंपलिंग आती है? सबसे पहले हम बोलते हैं जिसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग आती है हमारे पास। और एक एक करके हमारे को पढ़ना है कि हर एक टाइप की सैंपलिंग के अंदर आप सैंपल चूज कैसे करते हो, बस मेन यही है। तो 8 हमारी सैंपलिंग बनेंगी, 4 इधर 4 इधर, और उनके बारे में हमें समझना है कि उनमें किस तरह से सैंपल को चूज किया जाता है। बस यही थ्योरी वाला पार्ट हमारा आज रहेगा। फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, आप बोल सकते हो, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, सॉरी पहले स्ट्रैटिफाइड, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, तो ये 4 टाइप हमारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के हो गए। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारे पास कौन कौन सा आएगा? वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग,
फिर हमारे पास आ जाएगा जजमेंट सैंपलिंग, फिर हमारे पास आ जाएगा स्नोबॉल, सैंपलिंग, और एक इसमें कौन सी रहेगी, वॉलंटरी रिस्पॉन्स होगी, जजमेंट होगी, स्नोबॉल होगी, और एक कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ये 8 टाइप की सैंपलिंग हमारे को पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मैं समझाता जाता हूं एक बार, और फिर आपको जो थ्योरी हमारे पास है ना, इस तरह से हमने लिखी हुई है, उसको हम भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि हम लोग भाई देखो, ये वाली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो यहां पर हर एक मेंबर के सैंपल का पार्ट बनने के इक्वल चांसेस हैं। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, बड़ा ध्यान समझना है। हमने क्या करा कि जो 10,000 बच्चे हैं, सबको एक एक रोल नंबर दे दिया। ऑब्वियस सी बात है कि सबका एक एनरोलमेंट नंबर है, आप उसको समझ लो कि वो आपका रोल नंबर है। तो मेरे पास 1 से लेकर 10,000 तक सब बच्चों के रोल नंबर है। मैंने क्या करा, अब आप उसको ट्रेडिशनल मेथड में समझ लो, आजकल तो डिजिटल हो गया है, बट आप ट्रेडिशनल समझ लो कि 1 से लेकर 10,000 तक के बच्चों के नाम, रोल नंबर की पर्ची बनाई और एक बॉक्स में डाल दी। और फिर रैंडमली क्या करा, 1000 पर्चियां निकाल ली, यानी 1000 रोल नंबर्स निकाल लिए। अब वो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपके पास पता ही नहीं कि किस पर्ची पर कौन सा रोल नंबर लिखा हुआ है। तो दैट मींस यहां पर हर एक पार्ट के, हर एक मेंबर के मेरे सैंपल बनने के चांसेस क्या है, इक्वल है, क्योंकि किसी का भी रोल नंबर आ सकता है। और ये प्रॉपर फेयर सैंपलिंग भी है कि आपका जो डेटा, जो सैंपल होगा वो इतना वेरिड होगा कि वो कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता है। तो वहां पर कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई भी वहां पर बायस्डनेस नहीं होगी कि यार मुझे इस क्राइटेरिया के ऊपर मैंने अपना सैंपल चूज करा। रैंडम है। सबसे बेस्ट भी यही होता है कि आपने क्या करा है कि सबको इक्वल चांस दे दिया है सैंपल का पार्ट बनने का। तो ये होता है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। ठीक है, फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या है, यहां पर भी यही है कि हर एक मेंबर का पॉपुलेशन से सैंपल में आने के चांसेस इक्वल है, बट यहां पर ना एक सिस्टम में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, वही 1 से लेकर 10,000 तक बच्चों के रोल नंबर है। मैंने क्या बोला कि जिन बच्चों का रोल नंबर सपोज करो 25 से डिवाइड होता है, ऐसे पहले 1000 बच्चे जिनका रोल नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है, वो मेरे सैंपल का पार्ट बनेंगे। तो यानी कि रोल नंबर 25 मेरे सैंपल का पार्ट बनेगा। फिर रोल नंबर 50, 75, 100, 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200। तो ऐसे करके जो 1000 बच्चे मेरे पास आ जाएंगे 10,000 में से, है ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10,000 में से अगर मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं, 1000 आ जाएंगे क्या? पहले तो ये भी देखना पड़ेगा। मैंने ऐसे एग्जांपल तो बना दिया भाई, 10,000 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, 1000 तो नहीं आएंगे, तो सिर्फ 400 बच्चे ही बन पाएंगे। तो अपन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि 10,000 बच्चे मेरे पास, तो मैंने बोला कि जिस बच्चे का रोल नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1000 बच्चे आएंगे, वो मेरे सैंपल का पार्ट बनेंगे। तो रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ऐसे करके 1000 बच्चे जो हो जाएंगे वो मेरा सैंपल बन जाएंगे। आप बोल दो कि नहीं, जो बच्चे जिनका रोल नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है ना, वो मेरे सैंपल का पार्ट बनेंगे। तो जो पहले 1000 बच्चे होंगे जिनका रोल नंबर 6 से डिवाइड होगा, वो मेरा क्या होंगे, सैंपल का पार्ट होंगे। तो यहां पर भी क्या है कि भैया कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि किसका रोल नंबर क्या है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो है, बट ये थोड़ी सी हमारी मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोली जाती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि सिर्फ जो पहला आपने बच्चा डिसाइड करा है, जैसे मैंने बोला कि जिसका रोल नंबर 10 है वो मेरा सैंपल बनेगा, और फिर जिसका रोल नंबर 10 से डिवाइड होगा, है ना, जो फिर 10 के फॉर्म में टेबल की फॉर्म में चलता जाएगा, वो मेरा सैंपल बनता जाएगा। बट जैसे ही पहला बच्चा डिसाइड हो गया तो उसके बाद यार फिक्स हो गया ना, फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यार ये 100% प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो नहीं हुई, बट यस वो पहला बच्चा कोई भी हो सकता है और आपको नहीं पता कि किस बच्चे का रोल नंबर 10 के टेबल में आ रहा है, तो इसको हम कंसीडर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर ही करते हैं। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या फर्क है सिंपल रैंडम सैंपलिंग से, कि आपने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी, जरूरी नहीं कि ऐसा डिवीजन की फॉर्म में होना चाहिए, आप वो किसी भी तरह से एक अपना सिस्टम बना सकते हो कि पहले ऐसा होगा, फिर उसके बेसिस पर हम ऐसे 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 करते सैंपल चूज करते रहेंगे। जैसे 10,000 बच्चे, जिसका रोल नंबर जैसे सपोज करो 7 का टेबल में आता है, जिसके रोल नंबर में 7 आ रहा है, 7, 17, 27, 37, इस तरह से, फिर 70 वाले लाइन, तो वो हमारे पास इस तरह से कोई आपने एक सिस्टम बना दिया, उसमें जो पहले 1000 बच्चे होंगे वो मेरा सैंपल बन जाएंगे। ये क्योंकि जो मेरा सैंपल का साइज है मैं उसको तो बढ़ा नहीं सकता,
तो इसलिए या तो फर्स्ट 1000 बोल देंगे या तो लास्ट 1000 बोल देंगे, वो आप कर सकते हो। बट यहां पर सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांसेस बना रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि हम लोग स्टेटास बनाते हैं, स्टेटा का मतलब ग्रुप्स बना देते हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि मेरे पास जो 10,000 बच्चे हैं मेरे कॉमर्स वाला में, उसके अंदर 6,000 बॉयज हैं और 4,000 हमारे पास गर्ल्स हैं। 6,000 बॉयज स्टूडेंट है और 4,000 गर्ल्स स्टूडेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी पॉपुलेशन में जो साइज है या का जो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है मेरे पास, वो 60:40 के उसमें चल रहा है ना। 60:40 के उसमें चल रहा है कि 10,000 में से 6,000 बॉयज हैं और उसमें। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा 1000 का सैंपल होगा ना, मैं उसमें भी ऐसा ही करूंगा कि 600 बॉयज रख दूंगा और 400 गर्ल्स रख दूंगा। अब वो 600 बॉयज है वो मैं रैंडम सैंपलिंग से या सिस्टमैटिक सैंपलिंग से किसी भी तरह से चूज कर सकता हूं। जो 400 गर्ल है ना, वो 4,000 में से मैं वो किसी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल या सिस्टमैटिक से चूज कर सकता हूं। बट जनरली हम यहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं, ताकि आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ सके, ट्रू आपके पास रिप्रेजेंटेशन बन सके इसका पॉपुलेशन का फ्रॉम सैंपल। तो ये हमारे ग्रुप्स बना दिए, जैसे हमने बॉयज गर्ल्स के ग्रुप बनाए, आप लोग अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप बना सकते हो। कि जैसे हमने बोला कि विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स वाले बच्चों का रेशियो ये है, तो मैं अपने सैंपल में भी विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स वाले बच्चों का रेशियो ये रखूंगा। तो वो कोई भी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो पॉपुलेशन में है वो आप सैंपल में रिपीट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फिर क्लस्टर सैंपलिंग में भी क्या है कि ग्रुपिंग ही होती है, स्ट्रेटाइज बनते हैं, बट वो ग्रुपिंग होती है हमारे पास लोकेशन वाइज, ज्योग्राफी वाइज। अब मेरे पास 10,000 जो बचे हैं उसमें से मैंने देखा कि जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास रेशियो आ रहा है वो कुछ 3-4 स्टेट्स है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, है ना, महाराष्ट्र, इन या दिल्ली, इन 5 स्टेट से हमारे पास ज्यादा बच्चे हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने ग्रुपिंग कर दी। तो मैंने ऐसे ही करा कि मैंने जो 1000 बच्चों का सैंपल चूज करना है उसमें राजस्थान से हमारे पास जितने बच्चे हैं उसमें से एक पार्ट बना लिया, फिर दिल्ली से जितने बच्चे हैं उनमें से एक ग्रुप बना लिया, फिर वहां से यूपी से, फिर बिहार से, फिर महाराष्ट्र से। इस तरह से मैंने अपना सैंपल जो है वो ग्रुपिंग से तो तैयार करा, पर वो ग्रुपिंग जो थी हमारी वो लोकेशन बेस्ड थी। तो यहां पर भी सबके चांसेस इक्वल हो जाते हैं। मैं कोई भी लोकेशन सेट कर सकता हूं, मैं कोई भी लोकेशन में कोई भी ग्रुप बना सकता हूं, तो यहां पर भी सबके चांसेस इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, जहां पर कुछ बायसनेस रहेगी, जहां पर जो आपका सैंपल होगा वो फेयर नहीं होगा। और जब तक सैंपल फेयर नहीं होगा तो आपके पास वो ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पॉपुलेशन की। जैसे पहला है कि वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने क्या करा, एक शॉर्ट डलवा दिया यूट्यूब पे कि ऐसी ऐसी बात है, जितने भी हमारे 10,000 बच्चे ऐप पर एनरोल्ड है उनके मार्क्स का एनालिसिस करना है मुझे, तो मुझे 1000 बच्चों का क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो बच्चे ने क्या करा, अपने आप ही आके बोला कि सर अच्छा आपको डाटा चाहिए, आप मेरे मार्क्स लो। अब मैंने कहा कि जिसको भी अपने मार्क्स भेजने हैं, जो अपना डेटा एनालाइज करवाना चाहता है, वो सैंपल का पार्ट बनना चाहता है, वो मुझे मेल कर दे या अपने अपने मार्क्स, है ना, मार्कशीट जो है हमारी टेस्ट की वो मुझे मेल कर दे। तो वॉलंटियर रिस्पॉन्स बच्चे अरे हम देते हैं सर, आप बैठो, आपने बोल दिया हम देख लेंगे अपने आप, अभी आप आ जाओ। बच्चे अपने आप ही आ रहे हैं, मैं कुछ करे ना। जैसे क्लास में होता है ना आपके साथ स्कूल में कि जब कुछ बच्चे होते हैं जो मैम के स्पून होते हैं, है ना, बोलते नहीं मैडम के चमचे हैं ये, तो कि क्लास में मैम आई नहीं, पहली मैम मैं आपके लिए पानी ले आऊं, मैम मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लीन कर दूं, मैम आपके लिए चेयर लेकर आऊं, मैम मेरी मम्मी ने आज ना ये मैगी बनाई है कि आप खाएंगे। होते हैं ना कुछ, तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स खुद ही जा जाके अपने आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा मैम ने बोला कि एक काम करने हैं बच्चे, मुझे स्टाफ रूम से ना फाइल मंगवानी है, सबसे पहले जाके खड़े देख मैम मैं जाऊं, अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स। अब मैम ने बोला कि यार मुझे ना डाटा कलेक्ट करना है बच्चों का, अरे मैं हूं ना, मैं करवाती हूँ डाटा, मैं लेकर आती हूँ। वो अपने आप वॉलंटरी रिस्पॉन्स में काम चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ, फेयर नहीं हुआ, क्योंकि वॉलंटरी रिस्पॉन्स में कौन अपना डेटा शेयर कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपके पास हाथ में नहीं है। और वहां पर जो एक्चुअल, मैं सपोज करो कि सारे बच्चे जिनके मार्क्स 50% से कम है वो अगर अरे हमारा डेटा लो, हमारे खुद काम नहीं आ रहा, कम से कम आपके काम तो है, तो आपको पता लगेगा अरे यार 1000 बच्चे जो हमने चूज करे इनके तो एवरेज मार्क्स 50 से कम आ रहे, हमने क्या पढ़ा दिया ऐसा। तो आप क्या बोलोगे पूरे 10,000 बच्चे जो हैं उनके एवरेज मार्क्स 50 से कम है, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारे पास एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग भी है, कि ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है पॉपुलेशन की। फिर जजमेंट सैंपलिंग।
जजमेंट सैंपलिंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये जनरली वहां यूज की जाती है जहां पर कुछ आपको सिलेक्शन करना होता है, किसी कंपटीशन का, किसी शो का, किसी क्या बोलते हैं कि सब उसको क्रिकेट के अगर मेंबर्स का सिलेक्शन करना है, या सिंगिंग कंपटीशन है उसमें सिंगर्स को सिलेक्ट करना है, डांस कंपटीशन उसमें डांस को सिलेक्ट करना है, तो जहां पर जजमेंट दी जाती है, हाँ, जहां पर एक पर्पस होता है कि भाई इस पर्पस के, जैसे क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है तो वहां पर क्रिकेट टीम सिलेक्ट करने का पर्पस है ना, आपको सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करना है तो वहां पर पर्पस है। तो इसलिए हम लोग जजमेंट सैंपलिंग को ना पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक पर्पस के हिसाब से यहां पर जो जजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। अब ये भी सैंपलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब सपोज करो कि मुझे जज बना दिया उन्होंने, किसका, कि भैया सिंगिंग कंपटीशन है, वहां पे बहुत सारे सिंगर्स आएंगे, उनमें देखते हैं कि आपने सिंगर सिलेक्ट करने जो अच्छा गाते हैं। अब मुझे भेज दिया वहां पर जज बना के, तो यार अब तो ये मेरी प्रेफरेंस या मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर है ना, कि सामने वाला कैसा गा रहा है मैं उसको कैसे देखूं, क्योंकि जजमेंट सैंपलिंग में सब कुछ जो जज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब मुझे क्लासिकल सॉन्ग पसंद है, कोई आके यहां पे मुझे है ना हनी सिंह का रैप सुना रहा है, तो मैं तो सिंगर को पहले भगा दूंगा, चाहे वो कल को जाके सुपरस्टार क्यों ना बन जाए कि भैया इतना बड़ा सिंगर है, देखो इसने निकाल दिया था। अब ऐसे आपने कई बहुत सारे सिंगर्स होंगे, जैसे अरिजीत सिंह का ही देख लो, एक फेम गुरुकुल करके सोनी टीवी पर एक शो आता था जिसमें अरिजीत सिंह ने एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था बहुत यंग एज में, तो वहां पर वो 5th या 6th पोजीशन पर ही आउट हो गया था उस कंपटीशन से। तो इसका मतलब कि भैया जजमेंट में कुछ कमी रही होगी, चाहे वो जजेस की थी या फिर वो जो वोट सिस्टम होता है उसकी थी, कि लोगों ने गलत जज कर लिया। और आज कंट्री का सबसे बड़ा सिंगर वही है। ऐसे नकाश अजीज करके एक सिंगर था, है ना, इंडियन आइडल के ऑडिशन राउंड में ही निकाल दिया था उसको अनु मलिक जी ने, और वो आज कितने गाने तो अनु मलिक जी के गा चुका है, और सारे पॉपुलर गाने, है ना, वो सुना ना, मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया, वो भी उन्होंने गाया है ना, धटिंग 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 नाच, ऐसे बहुत सारे आजकल जो पार्टी सॉन्ग्स हैं, है ना, वो उन्होंने गाए। तो यहां पर जजमेंट के ऊपर बेस है। अब महेंद्र सिंह धोनी जी को स्टार्टिंग में सिलेक्शन कहां मिलता था, सिलेक्टर्स कहां सिलेक्ट करते थे, तो वो उनकी जजमेंट के ऊपर बेस हो गया कि भैया सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी एक फेयर नहीं रहा कि अगर मुझे भेज दिया क्या है बैडमिंटन या क्रिकेट का कोच और जजमेंट करने के लिए, और मैं एक सपोज करो सिंगर आदमी हूं, तो मैं वहां पे किस बेसिस पर जज कर पाऊंगा। तो यानी ये भी हमारे पास एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग बन जाती है। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, यहां पर हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी विजडम, ये मेरी लाइकिंग या मेरी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी जजमेंट कैसे दूं। ठीक है, फिर आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग वर्क करता है स्नोबॉल इफेक्ट के ऊपर। स्नोबॉल इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे बर्फ गिरी हुई है ना, स्नो हो रही है, आपने स्नो का, है ना, बर्फ का एक गोला बनाया और उसको आपने रोल आउट कर दिया, है ना, कि जैसे जैसे वो रोल आउट होकर आगे बढ़ता जाएगा उसके साथ और बहुत सारी स्नो जड़ती जाएगी, जैसे स्नोमैन बनाते थे बच्चे, तो उसको रोल करा तो वो जो आपका बॉल है उसका साइज बढ़ता जाएगा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर और बहुत सारी स्नो एक्यूमुलेट होती जाएगी तो उसका साइज बढ़ता जाएगा, है ना, और वो एक बड़ा बर्फ का गोला बन जाता है। ये होता है स्नोबॉल इफेक्ट। अब स्नोबॉल सैंपलिंग में भी यही इफेक्ट चलता है। अब जैसे आपने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि यार कि मुझे ना ये 1000 बच्चों का डेटा चाहिए, है ना, 10,000 बच्चे अपने पास टोटल है, उसमें से कोई 1000 बच्चे चाहिए, मुझे अपना डेटा एनालाइज करना है। तो मैंने बोला आपको, आपने कहा यार सर हम आगे दोस्तों को बोल देते हैं, है ना, वही आपके स्कूल में एक और बच्चा जो PW के ऐप पे पढ़ता है, आपने उसको बोला, उसने बोला कि यार मेरी गली में एक बच्चा रहता है, मैं उसको बोल देता हूँ, है ना, वो भी अपने आगे सारे दोस्तों को बोल देगा। अरे यार मेरा कजन भी पढ़ता है, उसने बोला, मैं उसको भी बोल देता हूँ। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, जो डेटा है मेरे पास एक्यूमुलेट होता रहा, है ना। इसका लिए एक बेस्ट एग्जांपल आप जो चाइल्ड लेबर वाला रहता है वो भी समझ सकते हो कि मुझे चाइल्ड लेबर के ऊपर डेटा चाहिए, मुझे देखना है कि इंडिया में कितने % लोग बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज है, उन सब चीजों पे काम करना है मुझे। तो मैंने अब यार मैं इतने सारे चाइल्ड लेबर के पास जाऊंगा तो मेरा वो टाइम ज्यादा यूज होगा, इससे अच्छा मैंने क्या करा, मैंने एक बच्चे को बोला जो चाइल्ड लेबर था, कहीं पे काम करता, कि यार मुझे डेटा लेकर आओ, है ना, कि कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पर, क्या तुम्हारे को खाने को मिलता है, क्या तुम्हारे को इनकम मिलती है, तुम्हें रहने को क्या क्या मिलता है, ये सारी बातें। तो उस चाइल्ड लेबर ने जहां पर वो काम करता था वहां के सारे बच्चों को बोला, उन्होंने बोला कि हमारे मोहल्ले में हम उनको बोलते हैं। वो सारा ऐसे करते करते क्या हुआ, साइज सैंपल का बढ़ता जाएगा और मोर आपके पास सैंपल आता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्नोबॉल सैंपलिंग। बट अगेन क्योंकि ये हमारे पास इक्वल चांस नहीं दे रहा हर एक मेंबर को पार्ट बनने के,
तो इसलिए यहां पर हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर नहीं आएगा। फिर होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसे मैंने सबसे पहले बोला यार मैं काम करता हूं, मैं जो 1000 बच्चे चूज कर रहे हैं ना वो अपने अप्लाइड मैथ्स वाले चूज कर लेता हूं, है ना। मेरे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा कि मैं उनसे इंटरैक्ट करता रहता हूं, उनको बोल दूंगा एक बार में क्लास में जाके और मेरे पास अपने आप डेटा आ जाएगा। मैं कहाँ अलग अलग 1000 बच्चों से डेटा क्लियर करता रहूंगा। तो ये मेरी कन्वीनियंस है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि मुझे कैसा करना है। ये हो गया हमारे पास क्या, कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो यहां पर भी क्या हुआ कि बायसनेस आ जाती है कन्वीनियंस के अंदर, फेवरेटिज्म आ जाता है। तो ये भी हमारे पास हर एक मेंबर ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं देता है सैंपल का पार्ट बनने के लिए। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास बेसिकली 8 टाइप है। अब एक एक करके इनकी थ्योरी के साथ हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रैंडम, है ना, कि जो सिलेक्शन है मेंबर्स का, सिलेक्शन है हमारे पास मेंबर्स का फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रैंडम। जब रैंडम बोलते हैं तो दैट मींस कोई भी मेंबर सैंपल का पार्ट बन सकता है, so that each member of the population has an equal chance of being selected, है ना, कि each member has an equal chance of being selected. This method is also known as random sampling। ठीक है, तो आप रैंडम सैंपलिंग बोलो या फिर आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलो, एक ही बात है। तो वही सिंपल रैंडम सैंपलिंग को डिफाइन कर दिया है कि इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैंपलिंग, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैंपलिंग। सबसे कॉमन मेथड यही है हमारे पास कि अब किसी को भी आप उसमें सैंपल का पार्ट बना सकते हो रैंडमली। फॉर एग्जांपल देयर आर 1000 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी A, you want to select a simple random sample of 100 employees. You assign a number to every employee in the company from 1 to 1000 and select randomly 100 numbers. वही पर्ची सिस्टम जो आपको बताया था, यहां पर भी वही एग्जांपल है। फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या बोला, that it is similar to simple random sampling, is similar to simple random sampling, but it is slightly easier to conduct, slightly easier to conduct। और वो easier क्यों हो रही है कंडक्ट करने के लिए, because every member of the population is assigned a number, but instead of randomly selecting numbers, the numbers are chosen at regular intervals। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 10-10 के टेबल में या 7 के टेबल में 6 के टेबल में, है ना, रेगुलर इंटरवल के बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो 1000 बच्चे मेरे पास मेरे सैंपल का पार्ट बनेंगे। आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी ए यू वांट टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज, वही पिछले वाले एग्जांपल की कंडीशन है। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड असाइन्ड अ नंबर 1 to 1000। You randomly select a number 4 from the first 10 numbers and then every 10th person in the list is selected। जैसे यहां पर 4 का चल रहा है, पहले 4 फिर 14, 10-10 से गैप पे उसने बना दिए 24 एंड एंड अप विद द सैंपल ऑफ 100 मेंबर्स। जैसे 100 मेंबर्स हो गए आपका सैंपल कंप्लीट। हमने क्या बोला, हम तो टेबल वाइज चला है कि 6 के टेबल में जो है 6 के गैप पे इसने पहला सिलेक्ट करा रोल नंबर 4 और उसके बाद हर 10th जो है मेंबर वो चूज कर लिया। ऐसे आप बोल सकते हो कि मैंने पहले सिलेक्ट करा नंबर 4, हर 5th मेंबर मेरा तो 4 है ना, फिर 9 फिर 14 फिर 19, इस तरह से आपके पास सैंपल इकट्ठा होता जाएगा। तो कोई भी रेगुलर इंटरवल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। करंट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, पॉपुलेशन को क्या किया जाता है, डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्टेटा बेस्ड ऑन द रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जांपल जेंडर, एज, इनकम, प्रोफेशन। द मेंबर्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप आर सिलेक्टेड यूजिंग रैंडम और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मैंने 10,000 बच्चों में बोला कि 6,000 गर्ल्स बॉयज हैं, 4,000 बॉयज हैं, तो 1000 के सैंपल में भी हमने 600 बॉयज और 400 गर्ल्स रखी। अब वो 600 बॉयज जो हैं 6,000 बॉयज में से मैंने रैंडम सैंपलिंग से चूज कर लिए, 400 गर्ल्स फ्रॉम दैट 400 गर्ल्स मैंने रैंडम सैंपलिंग से या सिस्टमैटिक सैंपलिंग से, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से मैंने चूज कर लिया। फिर एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि देयर आर 700 मेल एम्प्लॉइज एंड 300 फीमेल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी। यू वांट टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज रिफ्लेक्टिंग जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी। Divide the employees into subgroups male and female and select 70 employees and 30 female employees। बात खत्म। अब जैसे पीडब्ल्यू में ही हम बात करें कि सारी टीचर्स का डेटा करना है, तो वहां पर ग्रुप्स बना दिए कि भैया मैथ्स का, अकाउंट्स का, है ना, इस तरह से मैथ्स वाले हो गए
जनरली ग्रुप बना दिए हमारे पास, या नॉन मैथ्स वाले हो गए, ऐसे 2 ग्रुप बना दिए। फिर उसमें देखा कि क्या रेशियो है, उसी के हिसाब से सैंपल में भी वही रेशियो रख दिया कि भैया टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर जो मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं उसका रेशियो। फिर क्लस्टर सैंपलिंग में मैंने क्या बोला कि क्लस्टर सैंपलिंग ऑल्सो डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स बट ईच सब ग्रुप हैज सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। द मेथड इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज डिस्पर्स। जनरली इसमें हम लोग लोकेशन वाइज ही रखते हैं। Suppose company A has its branches in 15 cities. You want to select a sample of 100 employees. So it is difficult to select members from each branch. तो आपने पहले 5 ब्रांचेस सेलेक्ट करी और उसमें से 20 मेंबर सेलेक्ट कर लिए। जैसे हमने 5 स्टेट सेलेक्ट करी जिसमें से हमारे पास ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, और फिर हर एक स्टेट से मैंने कुछ कुछ बच्चे सैंपल में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू क्या करे, सिलेक्ट कर लिए। तो वो बन गई मेरी क्लस्टर सैंपलिंग। फिर आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। In this type of sampling, the selection of members from the population is non-random and each member has not equal chance of being selected. हमने भी यही बात करी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में यही होता है। This type of sampling is easier, cheaper to access. You cannot use it to make, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि you cannot use it to make valid statistical inferences about the population. कि यहां पर जो सैंपल है वो ट्रू पिक्चर कभी भी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और अभी हम पढ़ेंगे तभी हम लोग जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसको नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, उसको बायस्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रू पिक्चर बताएगी ही नहीं। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सबसे पहले जैसे हमने कन्वीनियंस क्लास में पढ़ा था, इसमें पहले दे रखा है इन कन्वीनियंस सैंपलिंग द मेंबर्स आर सिलेक्टेड विच आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर रिसर्चर। जैसे मैंने बोला कि मैं अगर रिसर्चर हूं तो मेरी कन्वीनियंस देखी कि जो मेरे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट है मैं सिर्फ उन्हीं को ही क्या करूंगा, अपने सैंपल का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, दैट इज मेंबर्स विच आर इजिली एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। सपोज यू आर रिसर्चिंग अबाउट द सर्विस प्रोवाइडिंग बाय द यूनिवर्सिटी टू द हॉस्टल स्टूडेंट, यू मे आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ सर्वे। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ गेटिंग, है ना। मैं अपने बच्चों को तुम ही कर लो यार, मैं कहां जाके हर एक बच्चे से डेटा लूंगा, तुम ही करके आ जाओ। ठीक है, फिर वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। इट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैंपलिंग। इन दिस सैंपलिंग मेथड पीपल हु आर देमसेल्फ रेडी टू कंडक्ट द सर्वे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, वो बच्चा होता है क्लास में, मैम पानी लाऊं, है ना, कुछ आपके लिए खाने के लिए लेकर आऊं, वो वाला यहां पर एग्जांपल सेट बैठता है। सपोज यू अनाउंस अबाउट द सर्वे ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी, और खुद बच्चे खुद ही आ गए कि मैम सर हम लेकर आते हैं डेटा आपके लिए। फिर जजमेंट सैंपलिंग। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्पसिव सैंपलिंग, ये भी हम बात कर चुके हैं। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ द सैंपल रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन सिलेक्टिंग द सैंपल। भाई मैंने तो बोल दिया, मैं तो भैया एकदम सुरों का पक्का, लोगों के पास 7 सुर होते हैं, मेरे पास अकेला 8वां सुर है। उस सुर का नाम भी है भाई, 7 सुर तो आप सबने बहुत सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी। मेरे पास 8वां सुर है, बेसुर, और किसी के पास नहीं है। सबके पास 7 होते होंगे, मेरे पास सीधा 8वां है, बेसुर। तो भैया अपन तो एक्सपर्ट लेवल पर है। 7 तुम देखो, हमने सीधा PhD कर ली है। अब मुझे जज बना के भेज दिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन का। सोच लो क्या कैसे कैसे फटे डोल सेलेक्ट करके लेकर आऊंगा। एग्जाम्पल, यू कैन सी द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ऑल रियलिटी शोज, एग्जाम्पल इंडियन आइडल, है ना, वो सारी बातें हम लोग यहां पर कर चुके हैं। फिर स्नोबॉल सैंपलिंग। In this sampling, we first select some person, then with the help of selected person, we select some more, and this process continues to collect the sample. And already discussed, it is same as a snowball increases in size when it rolls down. जो मैंने आपको समझाया था snowball effect. Suppose you are searching about the child labor वाला example यहां पर आ गया। आप एक child labor से मिले हैं और उसने आपको contact करवा दिया बाकी child labor से, बात खत्म। फिर इसी में आ जाता है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है। तो कह रहे क्या, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन व्हिच एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स और रिफ्लेक्ट और मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो एक ट्रू पिक्चर, वो एक फेयर पिक्चर आपको बता पा रहा है पूरी पॉपुलेशन की, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सिलेक्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 6 boys and 4 girls, that is boys and girls are in the ratio 3:2, then it follows that population also has boys and girls in the ratio of 3:2.
ठीक है, कि अगर आपने सैंपल में रेशियो जो रखा है आपका यही मान जाता है कि पॉपुलेशन में भी यही रेशियो है, और यही हमने पढ़ा है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। फॉर अ सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल द सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी अनबायस्ड। वही कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास प्री डिसाइडेड फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, रैंडम होना चाहिए, और सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना ज्यादा वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के एक्चुअल पिक्चर के क्लोज होता जाएगा। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की जो बायस होता है नेचर में, और जो हमारे पास डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कह रहे कि अगर जैसे टीवी सीरियल को रेट करना है तो टीवी रेटिंग इंडस्ट्री ने क्या बोला कि रैंडमली किन्हीं भी लोगों के नंबर्स निकलवाए और उनको फोन करना शुरू कर दिए कि हम तो देखो रैंडमली कॉल कर रहे हैं। बट भाई जो जिस सीरियल की आप रेटिंग ले रहे हो वो देखते भी हैं नहीं देखते, उनको पहले पूछ तो लो। तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेरे पास जो डेटा है क्या ये उन लोगों का डेटा कि जिनको जो टीवी देखते हैं, जो वो सीरियल देख रहे हैं, तभी तो वो बता पाएंगे कि हाँ भी कैसा रेट कर रहे हो आप, या जो चीज मैंने देखी नहीं तो उसको मैं रेट कैसे करूंगा। तो ये एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं बनेगा। फिर अनबायस्ड सैंपलिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, कोई फेवरिटिज्म नहीं है, कोई प्री डिसाइडिंग ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी एडवांटेज या डिसएडवांटेज के ऊपर बेस्ड हो। A sampling is called unbiased sampling if each element or member of the population has an equal chance of being selected। तो यानी जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो हमारी क्या है, अनबायस्ड सैंपलिंग है। और बायस सैंपलिंग में कि जहां पर बायसनेस होती है ना, है हायर और लोअर प्रोबेबिलिटी देन अदर। कुछ मेंबर्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जो फेवरेटिज्म के अंदर आ जाएंगे, जैसे हमारे एग्जांपल में हमारे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट है ना। तो ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट बनती है। फिर इसमें देखो क्वेश्चन आज कुछ नहीं है, बस एक यही क्वेश्चन है जिसे आया हुआ है, जो सैंपल पेपर में भी आया हुआ है कि जजमेंट सैंपलिंग को क्या बोला जाता है, पर्पसिव सैंपलिंग भी बोला जाता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन जो जनरली देखे बहुत कम गए हैं, बट आते हैं तो इसी तरह से आते हैं कि आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये किस तरह की सैंपलिंग है। फिर आज का जो दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास, जो जिसके बेसिस पर हमारी कल की क्लास बनेगी, वो है कि पैरामीटर। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। जैसे पहला है पैरामीटर। तो जो भी हमारे पास मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक हमारी पॉपुलेशन के होंगे, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक स्टैट्स के अंदर कौन से होते हैं, जैसे उनका मीन हो गया, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, उनका वेरिएंस हो गया। तो जो पॉपुलेशन की मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस होंगे उनको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, ये क्या है, अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, याद रखना है कि म्यू होता है हमारे पास पॉपुलेशन मीन, है ना। हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी म्यू से डिनोट किया था। सिग्मा स्क्वायर, ये वाला सिग्मा स्क्वायर होता है हमारे पास वेरिएंस, है ना। पॉपुलेशन वेरिएंस, और ये होता है मेरे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की मीन की बात करूंगा, पूरे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करूंगा, तो उनको मैं बोलूंगा कि ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है। फिर आता है एक स्टैटिस्टिक। जैसे पूरी पॉपुलेशन के जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम पैरामीटर बोलते हैं, ऐसी जो सैंपल जो मैंने सिलेक्ट करा होता है उसके जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको मैं स्टैटिस्टिक बोलता हूं। तो अगर मैं सैंपल के मीन की बात करूं, सैंपल की वेरिएंस की बात करूं, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, तो उनको मैं स्टैटिस्टिक बोलता हूं। और यहां पे नोटेशन अलग होती है कि एक्स बार हमारे पास डिनोट किया जाता है सैंपल मीन के लिए, पॉपुलेशन मीन म्यू होता है, और जो सैंपल सिलेक्ट करा गया है उसका जो मीन होता है वो एक्स बार। एस स्क्वायर हो गया हमारे पास सैंपल वेरिएंस, और एस हो जाएगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स, मतलब सैंपल के मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं टू एस्टिमेट द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, मैंने बिल्कुल फेयर तरीके से 10,000 में से 1000 बच्चों का सैंपल तैयार करा है, चाहे वो मैंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में किसी भी तरीके से सिलेक्ट करा हो। सपोज करो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से ही मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो अब वो जो 1000 बच्चे आए हैं, मैंने उनके सारे मार्क्स का, सपोज करो अकाउंट्स के मार्क्स करेंगे, अकाउंट्स तो सबके पास होगा कॉमर्स में, अकाउंट्स के मार्क्स का मैंने क्या करा, एनालिसिस करा
कि भाई उनके अकाउंट्स के एवरेज कितनी है, मैंने देखा है उनके अकाउंट्स की एवरेज आ रही है 75, तो दैट मींस ऑलमोस्ट हर बच्चा 75 तो स्कोर कर ही रहा है ऑन एवरेज। तो फिर मैं अपनी रिवीजन सीरीज इस तरह से प्लान करूंगा कि मैं इसको 85 तक लेके जाना चाहता हूं, तो और एफर्ट्स डाले जाएंगे। अगर मेरे पास सपोज करो कि 1000 बच्चों का जो सैंपल है उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 90 प्लस आ रहे हैं, तो दैट मींस मेरी तैयारी बहुत अच्छी करवाई है बच्चों को, तो अब मैं उसके अकॉर्डिंग बस उनको ब्रश अप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अच्छे से रिवाइज करवाने के उसमें कि एक बार अच्छे से उनका गो थ्रू हो जाए सारा, है ना, उसके बेसिस के ऊपर मैं क्या कराऊंगा, अपनी रिवीजन सीरीज को प्लान करूंगा। और यही मेरे पास ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी किसकी, मेरी पॉपुलेशन की। अगर मेरे पास रैंडमली 1000 बच्चे जो मैंने सिलेक्ट करे उनके मैं बोल रहा हूं कि उनके जो एवरेज मार्क्स है अकाउंट्स में वो 75 आ रहे हैं, तो दैट मींस हमारे पास सभी 10,000 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स है अकाउंट्स में वो 75 होंगे, है ना। और ये मैं कब बोल पाऊंगा, जब मैं रैंडम तरीके से, है ना, प्रोबेबिलिटी वाइज तरीके से सबको इक्वल चांस देते हुए अपने सैंपल को चूज करूंगा। ठीक है, कह रहा व्हाइल मेकिंग एन इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन the parameter is known because it is impossible to collect information. The parameter is unknown because it is impossible to collect information for every member of the population. तो इसलिए हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स से कंक्लूड करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ऑब्वियसली 10,000 बच्चों के मार्क्स का मीन मैं नहीं निकाल पाऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो तो जाएगा बट बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सैंपल के मीन, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से जो डेटा निकाला है उसी के बेसिस पर मैं पॉपुलेशन को प्रेजेंट करूंगा। फिर इसमें आती है बेटा कि हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जैसे जैसे आपके पास जो डेटा है उसमें सैंपल का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती रहेगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है कि आपके पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर जीरो स्क्यूनेस है। जीरो स्क्यूनेस का मतलब जहां पर हमारे पास मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। तो कह रहे कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट the sampling distribution of the sample mean approaches a normal distribution as the sample size get larger no matter what is the shape of the population. That means अगर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जैसे मर्जी हो, पर जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे, वो आप हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाओगे वो आपके पास बेटर पिक्चर देना शुरू कर देता है किसकी, पॉपुलेशन की। तो इसमें भी यही बोला है कि जैसे जैसे आपके सैंपल का साइज बढ़ेगा, जो आपकी जैसी मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टार्टिंग में डेटा के ऊपर बेस्ड, मतलब डेटा किसी भी शेप का हो, जैसे सपोज करो डेटा आपके पास इस शेप का है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज करो, कह रहा है ये भी आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाते रहेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इससे चली जाएगी। कोई आपके पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज करो, ये भी कह रहा है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, ये पॉपुलेशन है ना, अगर आपका सैंपल साइज क्या है, बड़ा है। तो जितना ज्यादा आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे उतनी भी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी। ये कहती है हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। कह रहे कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट दैट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन अप्रोचेस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स आर सिलेक्टेड। सारे पॉसिबल सैंपल सिलेक्ट करो, आपको क्या पता कि पॉसिबल सैंपल कितने, अगर मेरा 1000 का सैंपल तो मैं 1000 सिलेक्ट करूंगा, तो उसमें ऑल पॉसिबल सैंपल जैसी कोई चीज तो नहीं हुई, तो ये रिजेक्ट। सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, हाँ हमने बात करी कि जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होती जाएगी। सैंपल साइज स्मॉल, ये तो बिल्कुल नहीं, तो बी हमारे पास करेक्ट। और जनरली बोला जाता है कि अगर मेरा सैंपल का साइज 30 या 30 से ज्यादा है तो वो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है कि हमने पहले कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करने होते हैं। हाइपोथेसिस क्रिएट करने का मतलब हो गया कि हम लोग कुछ एजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर दो टाइप की एजम्पशन देखी जाती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी टेस्ट के अंदर, पहले थोड़ा सा टी टेस्ट के बारे में बता दूं। टी टेस्ट हमारे पास एक्चुअली में बोला जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट। स्टूडेंट टी टेस्ट, इस बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि मैंने जो एक क्लेम करा है अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल, क्या वो हमारे पास पॉपुलेशन के लिए एग्जैक्टली वैसा ही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब क्या वो इन्फ्रेंसेस जो हमारे को पॉपुलेशन के लिए दे रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। बट एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो मैं एक टीवी एंकर हूं, है ना, और मेरे क्या बोलते हैं कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गया जहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन है।
तो मैंने बोला कि यार जब इतने ज्यादा लोगों का सर्वे करा मैंने, है ना, ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट के सारी पॉपुलेशन का सर्वे तो नहीं करा मैंने रैंडमली कुछ 100-200 लोगों का सर्वे करा, और उनके बेसिस पे मैंने पाया कि जो यार ये कैंडिडेट ए है इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैंने प्रेडिक्ट करा, मैंने एक असम्पशन बनाई, मैंने एक हाइपोथेसिस दिया कि यार इस कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 95% हैं। तो यहां पर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा कि मेरे पास की जो मैंने सैंपल जिस तरह से मैंने सिलेक्ट करा है और वहां से मैं अगर ये क्लेम कर पा रहा हूं, तो क्या ये क्लेम मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, इसके लिए मुझे टेस्टिंग करनी पड़ती है। और उस टेस्टिंग के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हमें ये काम करना पड़ता है ना। वो पैरामीटर भी हम समझेंगे क्या हो। बट यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि भैया 95% चांसेस हैं कि जो कैंडिडेट ए है वो ही जीतेगा, उसको इतने वोट्स मिलेंगे। तो अगर मैं 95% का कॉन्फिडेंस लेवल है तो 5% का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बिकॉज 5% मार्जिन ऑफ एरर तो आप लेके चलते ही हो। तो वो हमारे पास कहलाता है सिग्निफिकेंस लेवल। दो लेवल होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल हो गया कि जो हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, है ना, भी लिखवा भी देता हूं यहां पर, है ना, सिग्निफिकेंस लेवल, कि जो हमने एक हाइपोथेसिस, एक एजम्पशन क्रिएट करी है कि वो हमारे पास रिजेक्ट हो जाए, वो हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। और एक होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल, ये होता है हमारे पास 1 माइनस अल्फा। भाई अगर मान लो कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, मतलब कि 5% चांसेस है कि जो मैंने हाइपोथेसिस, जो मैंने असम्पशन क्रिएट करी है वो सही ना हो, वो रिजेक्ट हो जाए, बट 95% चांसेस है कि वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे को हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है। हाइपोथेसिस को आप बोल सकते हो कि असम्पशंस होगी हमारे पास। तो दो तरह के हमें हाइपोथेसिस पढ़ने होते हैं। एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, जो हमारे पास क्या है, नेचुरल असम्पशन है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि एक हमारे पास वही एक कि जैसे बच्चों वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे जो बच्चे हैं 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 1000 बच्चों का मैंने सैंपल क्रिएट करा और बोला मैंने कि जो सैंपल है उसका मीन ये आ रहा है। सपोज करो मीन आ रहा है 75, कि ऑन एवरेज बच्चा 75 मार्क्स स्कोर कर रहा है। अब क्या हुआ कि बोला गया ऐसा, हमारे को ऐसा बोला गया कि नहीं जी, आप ये चेक करके बताओ कि जो पूरी पॉपुलेशन है क्या उनका भी हमारे पास मीन जो है वो 75 है। अब क्या हुआ कि एक्चुअल में जब चेक करा गया, है ना, भाई हमने क्लेम करा, जैसे सपोज करो कि भाई हमारे बच्चों की एवरेज जो है वो 80 मार्क्स की है 10,000 बच्चों की, पर जो मैंने सैंपल सिलेक्ट करा है 1000 बच्चों का, उनकी एवरेज कितनी आ रही है, 75। तो अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने सैंपल सिलेक्ट करा है क्या वो ट्रू पिक्चर बता रहा है पॉपुलेशन की, क्योंकि भारत को तो ट्रू में तो भाई ये बता रखा है कि मीन 80 है, बट हमारे सैंपल का आ रहा है 75। तो मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि यार ये जो मैंने 10,000 बच्चों में से 1000 बच्चों का सैंपल चूज करा है और उनका अगर मेरे पास एवरेज मार्क्स 75 आ रहे हैं, क्या वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या वो इतना ज्यादा डिफरेंस लेकर आ रहा है मेरे पॉपुलेशन के उसमें। तो ये जो 5 नंबर का गैप है 10,000 पॉपुलेशन पर 1000 बच्चों के सैंपल का, क्या वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, या इतना तो वरना मार्जिन चल जाता है, वो हमें चेक करना है किसके थ्रू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। किसके मीन में, पॉपुलेशन मीन में और सैंपल के मीन में। नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या बोलेगा कि यहां पर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन द मीन्स। और हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, कि नहीं जी ये जो 5 नंबर का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, यानी कि सैंपल में कुछ गड़बड़ है, वो ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, है ना। अभी बाकी जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग उससे भी समझेंगे, और यहां पर मैंने बोर्ड वाले क्वेश्चन ही ज्यादा रखे हैं आप लोगों के, ताकि आइडिया लग जाए आपको कि पेपर में कैसे आते हैं। अब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है इसको डिनोट करते हैं हम लोग H0 से, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम लोग HA से भी डिनोट करते हैं, और कई कई जगह पर आपको H1 से भी डिनोट किया जाएगा। बट हमेशा नल हाइपोथेसिस यही रहता है कि हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन मीन्स, मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन।
और इसका ऑल्टरनेट क्या है कि नहीं जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब कि जो सैंपल और पॉपुलेशन का मीन आ रहा है ये बहुत फर्क डालेगा, है ना भाई। जैसे सपोज करो कि मैंने क्या बोला कि हमने जो चिप्स के पैकेट होते हैं, है ना, 10 रुपए वाले चिप्स के पैकेट है, कंपनी ने क्लेम करा कि भैया हमारा जो हर एक चिप्स का पैकेट है वो 100 ग्राम का होता है। तो मैंने क्या करा, रैंडमली ना 500 चिप्स के पैकेट मंगा लिए। मैंने 500 चिप्स के पैकेट मंगा लिए, हर एक का वेट करके देखा, उनका जो एवरेज वेट आ रहा था, यानी मेरे जो 500 चिप्स के पैकेट का सैंपल है उनका एवरेज वेट आ रहा था 98 ग्राम, मतलब किसी का ज्यादा हुआ किसी का कम होगा, तो 98 ग्राम एवरेज बैठा। बट कंपनी ने क्या क्लेम करा, 100 ग्राम। तो यार ये जो 500 सैंपल मैंने चूज करा, ओरिजिनल पॉपुलेशन जितनी मर्जी हो, पर ये जो मैंने 500 सैंपल चूज करा है उसका जो ये 98 ग्राम का जो हमारे पास मीन आ रहा है, और जो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन है पूरी उसका जो मीन है 100 ग्राम का, तो ये जो 2 ग्राम का जो डिफरेंस है क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है? अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया कि नहीं जी 100 ग्राम का सी जगह पे 98 ग्राम निकल गया 500 चिप्स का एवरेज। तो वो हमारे को बताना कि यार नहीं ये तो बहुत गलत बात है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। क्या ये जो 2 ग्राम का डिफरेंस इतना सिग्निफिकेंट है? ये हमको टेस्ट करना होता है थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एक हमने नल हाइपोथेसिस पहले ये जूम करके चले कि नहीं जी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2 ग्राम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है इसमें, है ना। वो तो कभी कभी एयर जो अंदर है उसके वेट में कमी हो जाती है ना, उसकी वजह से भैया ये तो जेन्युइन मिस्टेक्स है, हो जाती है। और ऑल्टरनेट कहता नहीं जी बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, यहाँ पर लोगों को लूट लिया गया है 2 ग्राम के ऊपर, तो वो हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट होगा या सिलेक्ट होगा। और हर बार जैसे मैं जो हाइपोथेसिस या जो एजम्पशन में क्लेम कर रहा हूं कि नहीं जी कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये मैं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल रहा हूं, है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे को दे रखा होता है। बट यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल का हमारे को सिर्फ मतलब समझना है कि हमारे को अगेन जैसे फाइनेंशियल मैथ्स में लॉग टेबल वगैरह नहीं मिलता तो वैल्यूज मिलती है, तो यहां पर भी वैल्यूज हमारे को लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। बट ये जो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल और ये जो सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना होता है, ये मुझे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर चेक करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, यहां पर वैसे फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, जिसको हम डिनोट करते हैं df से, है ना। और कई जगह पर इसको ऐसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है ना, जो फ्रीक्वेंसी वाला आप सिंबल पढ़ते थे न्यू वाला, df डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। और n क्या है यहां पर, सैंपल का साइज। यहां पर पॉपुलेशन का सिर्फ मीन का रोल होता है और किसी चीज का रोल नहीं होता, बाकी सारी चीजें हमारे पास सैंपल की चलती है। तो n क्या है, सैंपल साइज। अब यहां पर देखो, सपोज करो कि मेरे पास अगर 10 सैंपल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 10 सैंपल है जिनको मुझे टेस्ट करना है, तो पहला जो मेरे पास है जो मुझे सैंपल पिक करना है, उन 10 में से मैं कोई भी पिक कर सकता हूं, है ना। फिर उसके लिए हमारे पास क्या है, 9 है। तो यानी कि जो आखिरी वाला बचेगा उसके पास कोई चॉइस नहीं होगी, उसको तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यानी जो मेरे पास फ्रीडम है किसी भी मेंबर का जो सैंपल में टेस्टिंग करने के लिए, वो n-1 के लिए, कि भाई जो जैसे 10 में से 9 लोग हैं जिसको मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूं, बट जो आखिरी बच गया उसमें से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, जो बचेगा मुझे उसी को लेना है। सैंपल 10 का है तो 10 को ही हम पार्ट बनाएंगे, बट आखिरी वाला मैं एक एक करके, जैसे सपोज करो 10 सैंपल है मेरे पास, मैंने क्या करा, एक एक करके क्या है चिप्स के पैकेट उठाए और चेक करने शुरू करे। तो जो आखिरी वाला, मैं पहले कोई भी चिप्स उठा सकता हूं, मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बट जो आखिरी वाला चिप्स बचेगा उसके लिए मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, मुझे वही चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आखिरी हमारे पास मेंबर होता है सैंपल का, है ना, उसके लिए हमारे पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रह जाती। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास सैंपल का साइज n है तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल से जनरेट हुए सिग्निफिकेंस लेवल पर हमारे को हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है। अब हमारे को हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करना होता है, थ्रू टेस्ट स्टैटिस्टिक T। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं, और आपको याद हो तो हमने बोला था कि जो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक माने कि सैंपल के लिए, तो जो हमारे पास टी टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से, जिसको कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, x बार माइनस म्यू स्मॉल s बाय अंडर रूट n-1, या फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे x बार माइनस म्यू अपॉन में कैपिटल S बाय अंडर रूट n। आप वैसे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। हाँ, वैल्यूज थोड़ी सी टी की अलग अप्रोक्सीमेशन में आ सकती हैं, बट आपके पास रिजल्ट सेम मिलता है। तो इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें। जैसे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई अपनी आंसर की में कभी ये यूज कर लेती है, कभी ये यूज कर लेती है।
केवी के सपोर्ट मटेरियल में सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करा हुआ है ना। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करा है, बट सीबीएसई ने क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला पूछा हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में। सीबीएसई ने अपनी आंसर की में कई जगह पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज करा हुआ है। तो जो एक्चुअल में हमारे पास स्टैटिस्टिक के अंदर जो चीजें होती है मैं आपको वो सिखाऊंगा। आप पेपर में दोनों में से कोई भी करोगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस बात की टेंशन मत लेना। और ये आप ज्यादा सेफ ये रहोगे क्योंकि ये आपके पास सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में, केवी के सपोर्ट मटेरियल में हर जगह सिर्फ एक ही फॉर्मूले से उन्होंने करवाया हुआ है, ठीक है। बट मैं आपको दोनों चीजें बता के चलूंगा। अब यहां पर बेटा जो एक्स बार है हमारे पास, एक्स बार क्या है हमारे पास, सैंपल मीन है ना, स्टैटिस्टिक है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में बात की थी। म्यू क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन, और इन्हीं मीन्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, हम इसकी बात करें। एन हो गया हमारे पास सैंपल साइज। अब स्मॉल एस क्या है हमारे पास, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मॉल एस क्या है बेटा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और कैपिटल एस क्या होता है हमारे पास, अननोन, या फिर हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। कैपिटल एस क्या होता है हमारे पास, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखवा देता हूं। जो हमारे पास स्मॉल एस है दैट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, ये क्वेश्चन में हमारे को गिवन होगी। कैपिटल एस क्या है हमारे पास, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे को या तो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, है ना। बट अगर हम टी टेस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे तो हम वहां पढ़ते हैं कि जो टी टेस्ट है वो तभी बनाया जाता है जब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, है ना। बट कई बार वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है तो इसलिए हम लोग कैपिटल एस को यूज करते हैं, वरना कई बार हमारे को ना सैंपल जो है वो इंडिविजुअल दे देता है। ये नहीं बताता कि मेरे पास 10 सैंपल है, जैसे 10 बच्चों के मार्क्स है मेरे पास, तो मेरे पास 10 बच्चों के मार्क्स का सैंपल मीन नहीं दे रखा, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखी, मुझे बोल दिया कि मार्क्स ये हैं। अब खुद बैठ के इसका सैंपल मीन निकालो और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो वहां पर हम यूज करते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो अगर मैं अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो हमारे पास वैसे फॉर्मूले में n आता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन के, पर यहां पर कैपिटल एस जब हमारे को दे रखा होगा तो हमें n माइनस 1 से यूज करना है। अभी क्वेश्चन से आपको करवाऊंगा कैसे आएगा। तो अब आपको करना क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टी टेस्ट में आपको करना क्या है। टी टेस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम तो क्या है कि आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, नल हाइपोथेसिस H0 और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। दूसरा आप फाइंड करोगे टेस्ट स्टैटिस्टिक T, आप टेस्ट स्टैटिस्टिक T फाइंड आउट करोगे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में स्मॉल एस बाय अंडर रूट n माइनस 1 से, है ना। वो क्वेश्चन के ऊपर अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे पता करना है या इससे। फिर आप क्या करोगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करने के बाद थर्ड स्टेप में आप करोगे चेक फॉर, आप बोलोगे कि इफ P कैलकुलेटेड, जो आपने यहां पर कैलकुलेट करी है ना, अगर वो हमारे पास लेस देन क्या है, P कैलकुलेटेड, जो इसका मॉड ले लेना, अगर वो लेस देन हमारे को जो T टेबल से जो गिवन वैल्यू है, जैसे भी बताऊंगा कैसे आएंगी, अगर वो उससे लेस है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस इज
एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है, लेस देन के साथ आप इक्वल टू भी बोल सकते हो, बट अगर हमारे पास जो टी कैलकुलेटेड है विदाउट साइन देखते हैं हम लोग यहां पर, वैल्यू बड़ी है टी टेबल से, तो जो नल हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, है ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, और अल्टरनेट क्या होता है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। अब यहां पर जो हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करने होते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास वन टेल टेस्ट, एक होता है हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट। एक होता है वन टेल टेस्ट, एक होता है टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट क्या कहता है कि जो हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं, नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, वो कंपैरिजन की फॉर्म में होगा, है ना, यहां पर हम बोलते हैं इन कंपैरिजन फॉर्म, इन कंपैरिजन फॉर्म। तो इसमें जैसे कि अगर नल हाइपोथेसिस है हमारे पास कि जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन इक्वल टू, सपोज करो कोई वैल्यू के है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या बनेगा, नहीं जी पॉपुलेशन मीन तो ग्रेटर देन के है। या फिर अगर नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसी वैल्यू के है, तो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कि नहीं जी पॉपुलेशन मीन तो लेस देन है के। और टू टेल टेस्ट क्या कहता है कि भैया अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास बोल रहा है कि मीन हमारे पास के है, तो ऑल्टरनेटिव बोलेगा कि जी मीन के नहीं है। जैसे हमने बात करी कि जो पॉपुलेशन थी हमारे पास चिप्स की, उसने क्लेम करा कि जो पॉपुलेशन मीन है भाई वो 100 ग्राम का है ना, तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या बोला कि जी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन, मतलब कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो अपने पास यही है 100 ग्राम ही है। बट इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, नहीं जी पॉपुलेशन का मीन 100 ग्राम नहीं है। या फिर अगर ऐसे बोला जाए कि भैया एक काम करा गया कि बच्चों का ना एवरेज मार्क्स जो है, पॉपुलेशन जो हमारे पीडब्ल्यू की है 10,000 बच्चों की, क्लास कॉमर्स वाला की, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 70 मार्क्स है ना, वो 75 है, तो यानी कि पॉपुलेशन मीन मेरे पास 75 है। अब मैंने एक रिवीजन सीरीज तैयार करी जिससे जो हमारी पॉपुलेशन है का जो मीन है वो 75 से बढ़ के 80 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या यूज करूंगा कि भैया नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा, नहीं जी जो मीन है वो 75 रहेगा, 75 से कम रहेगा, है ना, कि भैया उससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। बट मैं ऑल्टरनेट क्या होगा, नहीं जी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। फिर ऐसे ही है कि भैया अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर है बहुत हाई रहता है, मैंने एक ऐसा योगा कोर्स चालू करा जिससे हार्ट रेट लोअर हो जाएगा, तो वहां बोलेंगे हमने कि भैया नहीं जी कोई लोअर नहीं होगा, जितना पहले था हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऑल्टरनेट बोलेगा नहीं जी लोअर हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि हमारा जो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स वो आएगा, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो इस टी टेस्ट के ऊपर, इस टी टेबल की वैल्यू के ऊपर और जो टी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब करते कैसे इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। कह रहा कि हाइपोथेसिस टेस्ट हैज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक इतना, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक दे रखा है जो आपका टेस्ट करके वैल्यू निकालेगी। तो टी टेबल से जो वैल्यू दे, सॉरी टी जो कैलकुलेट करा गया है वो आपको दे रखा है 2.5। इफ द क्रिटिकल वैल्यू इज टी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी का मतलब हो गया टी टेबल, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारे को निकाली गई है फॉर पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए बेटा टेबल हमारे को एग्जाम में मिलता नहीं है, तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे रखी हूं। तो हमारे को टी टेबल दे रखा है कितना, 1.96। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है ये भी नहीं दे रखा हमारे को। सिंपल एक बस आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है इस तरह का कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेस्ट की ये है और टेबुलेटेड वैल्यू टी टेस्ट की है, तो इसके बेसिस पर जो भी आपका नल हाइपोथेसिस रहा होगा वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। आपने बोला कि एस जो टी कैलकुलेटेड है मेरे पास, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास लेस देन है, सॉरी वो मेरे पास ग्रेटर देन है किससे, टी टेबल से। तो अगर कैलकुलेटेड वाली ज्यादा है जो टेबुलेटेड है उससे, सो दैट मींस जो मेरा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी नल हाइपोथेसिस रहा होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस कराने के लिए है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो भी रहा होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो डिफरेंस है मीन्स के बीच में वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट है। अब वो मीन डिफरेंस जो मर्जी हो,
ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई 2025 में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। एक मशीनिस्ट है जो मशीन के पार्ट्स बनाता है, उसने इंजन का पार्ट बनाया है, और जो एक्सल होता है, एक्सल आप समझ सकते हो, जैसे जो सपोज करो कि पहिए को इंजन से कनेक्ट करता है, जो रोटेट होता है, एक्सल है ना, पेन की तरह समझ लो कि एक लोहे की रोड होगी। अब उसका जो डायमीटर है वो बनाना था 0.7 सेंटीमीटर का। कह रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट शोज मीन डायमीटर ऑफ 0.742 सेंटीमीटर। अब मशीनिस्ट को ने जो इंजन पार्ट बनाना है वो एक्चुअल में जो उसको कंपनी ने बोला कि आप 0.7 सेंटीमीटर का बनाओगे, उसने बनाने शुरू कर दिए। बट कंपनी ने क्या करा कि रैंडमली 10 सैंपल पीस उठाए चेक करने के लिए सही है या नहीं है। तो उन 10 पीस का जो हमारे पास सैंपल डायमीटर आया, मीन डायमीटर आया, यानी कि जो सैंपल हमने चूज करा है 10 पार्ट का, उसका जो मीन आया है हमारे पास वो आया 0.742 सेंटीमीटर। और उन्हीं जो 10 सैंपल को मैंने चूज किया था उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आई है 0.04 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस सैंपल के बेस पर क्या बोलोगे कि वर्क इंफीरियर क्वालिटी का है, मतलब घटिया काम है जी। बोला तो आपको था 0.7 सेंटीमीटर का, आपने बना दिया है 0.742 सेंटीमीटर का। तो ये जो 0.042 का डिफरेंस आ गया है, क्या वो इतना मायने रखता है, क्या वो इतना सिग्निफिकेंट है इस सैंपल के जो डेटा दे रखे है उसके ऊपर, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। तो पहले हम बोलेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या रहेगा, H0, there is no significant difference between means। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं सीधा, आप इसको सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा नल हाइपोथेसिस है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर ही है ना, उसके सैंपल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर हमने इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने क्या बोला कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन। और बेटा कौन से डिफरेंस की बात हो रही है, पॉपुलेशन और सैंपल के। मतलब कि जो कंपनी ने क्लेम करा है कि जो मीन 0.7 सेंटीमीटर है वो नहीं है, मतलब मीन में जो ये हमारे को डिफरेंस दिखाई दे रहा है सैंपल के 0.042 का डिफरेंस बहुत बड़ा है ना, इतना वेरिएशन नहीं अलाउड है। बट अगर वेरिएशन बहुत ही छोटा है तो चलेगा, ठीक है भाई। जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि भाई मेरा वेट आया ना, मैं पिछले 1 महीने से डेली अपना वेट कर रहा हूं और मेरा वेट सपोज करो 100 किलो पर फिक्स है, ठीक है। अच्छा है ना, जरा हमने रिकॉर्ड चेक करा, भाई मशीन में ना ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो रहा था। तो मैंने क्या करा कि कई बार जैसे 100.1 आया तो मैंने उसको भी क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। तो उन्होंने वो करा कि सैंपल लिया 5 दिन का ऐसे रेंडमली, उसमें देखा कि नहीं यार इसका जो वेट है वो तो 100.01 ग्राम आ रहा है ऑन एवरेज। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 100 ग्राम, सॉरी 100 किलो, तुम बोल रहे हो 100.01 किलो, है ना। तो दैट मीन्स ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ भैया बात है कि चलो चल लेंगे। जैसे बोलते हैं पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें, या फिर जो ट्रेन में जाते हैं मेट्रो स्टेशन में कि 3 फुट तक की अगर बच्चे की हाइट है तो उसकी टिकट फ्री है ना। तो सैंपल में क्या होता है, अच्छा यार 3 फुट से इतनी सी ऊपर है, अब उसके लिए क्या आप चार्ज लोगे, बच्चे की टिकट लोगे, चलो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, जाने दो। तो ये वो वाली बात होगी कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स और नहीं, है ना। बच्चा 3.5 फुट का है, वो बोले नहीं नहीं जी इतना डिफरेंस छोड़ना है, देखो आधा फुट तो ऊपर है बच्चा, आप बच्चे के पैसे ले लोगे। तो वो वहां पर मीन का जो डिफरेंस है बेटा वो बहुत ज्यादा है कि 3 फुट और 3.5 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। यहां पर भी उस चीज को आप वैसे रिलेट कर सकते हो कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि नहीं जी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चल जाएगा काम। ये कह रहा है नहीं जी बहुत डिफरेंस है, काम नहीं चलेगा। अब वो चेक करना है कि भैया कौन सी बात सही है, तो उसके लिए हम टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालेंगे। उसके लिए पहले हम देखेंगे कि जो सैंपल मीन है, एग्जाम में भी बेटा आप ऐसे लिख कर आओगे कि जो सैंपल मीन है यानी कि एक्स बार वो कितना है 0.742। पॉपुलेशन मीन जो हमें दे रखा है, पॉपुलेशन मीन जो हमें दे रखा है दैट मीन्स एक्स सॉरी म्यू, वो हमारे पास क्या है 0.7 सेंटीमीटर यूनिट के साथ। और जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है
सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, तो यानी स्मॉल एस दे रखा है कितना, 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास सैंपल साइज है, जो हमारे पास सैंपल साइज है n, वो दे रखा है 10। इस तरह से आप सारी वैल्यूज लिख दोगे, फिर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक t कैलकुलेट करोगे कि यूजिंग t इज इक्वल टू में x बार माइनस म्यू अपॉन में s अपॉन में अंडर रूट n माइनस 1, क्योंकि सैंपल का दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन तो अंडर रूट n माइनस 1। बट कई जगह आंसर की में सीबीएसई ने यही दे रखा है, बट सैंपल पेपर में अपना सीबीएसई के सपोर्ट मेटेरियल और केवी के सपोर्ट मेटेरियल में उन्होंने रूट n से कर रखा है। बट आंसर दोनों का सेम है कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो दोनों में होगा, रिजेक्ट होगा तो दोनों में होगा। तो वो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आप उसको खेल सकते हो। तो t कितना आएगा 0.742, और यहां पर अगेन बेटा कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा तंग जरूर करेंगी। ये है 0.04 और अंडर रूट में सॉरी अपॉन में अंडर रूट में 10 माइनस 1। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को, जैसे अगर सपोज करो यहां पर सैंपल 9 होता तो आप अंडर रूट n लिख दिया करो, तो ये अंडर रूट 9 निकालना ज्यादा आसान है। सैंपल 10 है तो 10 माइनस 1 कर दो ताकि अंडर रूट 9 बन जाए, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। ये आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0.042 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 9 अपॉन में 0.04, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया 0.042 इंटू में 3 अपॉन में 0.04। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बस ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में खुद करनी पड़ेगी। 0.042 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ रहा है मेरे पास 3.15। सो दैट मीन्स जो t कैलकुलेटेड आया है वो आया है 3.15, और हमारे को टेबल से वैल्यू दे रखी है कि देखो ये 0.05 है, ये अल्फा होता है कि सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 5% का है, कि 5% का मतलब 0.05, तो दैट मीन्स कॉन्फिडेंस लेवल 95% का रहा होगा, कि 95% कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूं कि भैया हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन मीन्स, है ना। और डिग्री फ्रीडम 9 है हमारे पास, क्योंकि जितने भी सैंपल साइज होगा उससे 1 कम, और हमारे को वो टेबुलेटेड वैल्यू दे रखी है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, और टी हमारे को 9 0.05 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, वो कितनी दे रखी है 2.262, और इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरे पास क्या है इक्वल टू टी टेबुलेटेड वैल्यू। फिर मैं बोलूंगा कि एस टी कैलकुलेटेड कितना था हमारे पास 3.15, वो बड़ा है हमारे पास टी टेबुलेटेड वैल्यू से, सो दैट मीन्स हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि देयर इज significant difference between means, there is significant difference between means। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता तो हम बोलते कि भैया कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मीन्स के बीच में, तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, यानी कि जो उसने काम करा है वो बिल्कुल बेकार करा है ना। क्यों? क्योंकि जितने का बोला गया था कि 0.7 सेंटीमीटर का बनाना है आपने एक्सेल, आपने 0.742 सेंटीमीटर डायमीटर का बना दिया है, तो वो आपके पास अब किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर वर्क इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, मतलब घटिया काम करा गया है। वर्क इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, की घटिया काम करा गया है एकदम से। ठीक है, तो ये काम आपको करना होता है, पहले हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, डेटा लिखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है, जो टेबल में गिवन वैल्यू, ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी, उसके बेसिस पर आपको चेक करना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है 2004 का, कह रहे कि द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ 4 व्हीलर वाज 50 यूनिट्स पर एजेंसी। तो मैंने पॉपुलेशन ने बोला कि मीन वीकली सेल है जो हमारे 50 यूनिट की है ना, इन 20 एजेंसी। After an advertising campaign, the mean weekly sale increased to 55 units per agency with standard deviation of 10 units। तो यहां पर कहीं पर भी आपको नहीं बोला गया कि हमारे पास जो है ये सैंपल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन वीकली सेल ऑफ 4 व्हीलर वाज 50, मीन सेल कितनी बोली है कि 50 है। फिर बोला गया कि 20 एजेंसीज हैं, अब ये नहीं पता कि 20 एजेंसी सैंपल है या पॉपुलेशन है, तो यहां पर जो हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी होगी वो हम पॉपुलेशन की मान के चलेंगे, यानी कैपिटल एस मान के चलेंगे, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले
है ना भाई, 50 यूनिट है हमारे पास मीन सेल, और एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करी गई, और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में बोला गया कि आपकी जो वीकली सेल है वो 55 यूनिट पर क्या बोलते हैं कि एजेंसी हो जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 यूनिट्स की रहेगी। टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल। मतलब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के 20 एजेंसी है, 20 अलग अलग फ्रेंचाइजी है मेरी, है ना। सपोज करो मेरी मोमोज वाली कंपनी है, मेरी मोमोज की 20 फ्रेंचाइजी, 20 आउटलेट मैंने फ्रेंचाइजी पे दे रखे हैं, और वहां पर मेरी जो वीकली सेल है सपोज करो 50 प्लेट की आ रही है। मैंने कहा यार एक ना फूड ब्लॉगर को बुलाते हैं, इंस्टाग्राम पे बढ़िया सी रील बनवाते हैं और वायरल करवाते हैं। तो मैंने बुलाया, और उसने भी मेरा खर्चा वर्चा हुआ होगा कुछ, तो मैंने बुलाया, और वो एडवर्टाइजमेंट के बाद मेरे को पता लगा कि जो मेरी ऑन एवरेज अब सेल आ रही है हर हफ्ते की, वो 50 प्लेट से बढ़कर 55 प्लेट हो गई है ना, और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है। तो यार ये जो हमारी जो सेल इंक्रीज हुई है, क्या वो इतनी सिग्निफिकेंट है? मतलब कि जितना खर्चा मैंने एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया होगा, है ना, उसके हिसाब से जो मेरा ये डेटा निकला है, तो वो उतनी असरदार रही या नहीं रही, ये हमें चेक करना है, ठीक है। और यही बेटा बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो आपका पर्सनल ब्रांडिंग करती हैं, पीआर करती हैं, है ना, जो मार्केटिंग करती है, वो इसी टी टेस्ट के ऊपर बेस रहती है। हम तो बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं और बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ रहे हैं, कि हमारे सिलेबस में जितना है हम उसके हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, पर ये बहुत ही बड़ी एक आप समझ सकते हैं अपने आप में ब्रांच है टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाएंगे हम लोग हाइपोथेसिस। तो हमने बनाया नल हाइपोथेसिस H नॉट, है ना। नल हाइपोथेसिस H नॉट बनाया क्या, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन, ठीक है ना, पूरा लिख लेना डिफरेंस। दैट मीन्स क्योंकि यहां पर कंपैरिजन की फॉर्म में, तो दैट मीन्स कि भैया कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने के बाद भी जो मीन सेल है वो आपकी 50 या 50 से कम रहेगी, कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, कोई कैंपेन कराने से असर नहीं पड़ा। कि हम नल हाइपोथेसिस तो यही मान के चल रहे हैं कि जी कोई डिफरेंस नहीं है पहले में और अब में, ठीक है। और यहां पर क्योंकि कंपैरिजन की फॉर्म में, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, फैक्ट था कि भाई 0.7 सेंटीमीटर का बोला गया और 0.742 सेंटीमीटर का सैंपल में पाया गया। बट यहां पर क्या है कि भाई पॉइंट, पहले 50 सेल थी, कैंपेन करी, अब वो बढ़ के 55 होगी, तो इंक्रीज हो रही है, पहले 50 से उससे इंक्रीज होके इतनी बढ़ गई है। तो जहां पर कंपैरिजन आएगा वहां पर हमारे पास वन टेल टेस्ट रहेगा। तो नल हाइपोथेसिस में जितना पहले था उतना ही है, मतलब 50 या 50 से कम, क्योंकि कंपैरिजन की फॉर्म में तो लेस देन और या फिर उससे कम। और जो इसका ऑल्टरनेट बनेगा, यानी H1 बनेगा, वो क्या है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, कि नहीं जी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो बहुत बढ़िया रही, और जो हमारी वीकली सेल है वो बढ़ के हमारे पास 55 या 55 से ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे को सैंपल मीन, है ना, सॉरी ये 50 की बढ़ के 50 बनोगी, तो यानी कि 50 से ज्यादा होगी। यहां पर हमेशा पॉपुलेशन मीन आएगा, याद रखना। सैंपल मीन यानी एक्स बार मुझे दे रखा है 55 की, जो मैंने सैंपल कलेक्ट करा उसमें हमारी मीन सेल जो आ रही है वो 55 आ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन तो दे ही रखा है हमारे को, म्यू वो है हमारे पास 50, ठीक है। और सैंपल, और हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मत लिखना, अगर सैंपल की अलग से मेंशन है तो आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे, बट अगर नहीं मेंशन की सैंपल की तो आप सिर्फ सैंपल डेविएशन लिखोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखोगे और कैपिटल एस लिखोगे। कैपिटल एस कितना है हमारे पास 10, ठीक है। और सैंपल्स हमारे पास एन कितना है, सीधा लिख देना 20। यहां पर जो हमारे पास सैंपल साइज है वो पॉपुलेशन साइज वो हम वही लेके चल रहे हैं, एन 20 हो गया, सैंपल साइज लिख देना वैसे चाहो तो। टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करा, एक्स बार माइनस म्यू, इस बार कौन सा फॉर्मूला, कैपिटल एस बाय अंडर रूट एन वाला। क्यों? क्योंकि अलग से मेंशन नहीं है कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अलग से अगर मेंशन नहीं है सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आप उसको कैपिटल एस लेके चलोगे। तो यह आ जाएगा 55, यह आ जाएगा -50 अपॉन में, यह आ जाएगा 10 अपॉन में अंडर रूट 20, तो यह आ जाएगा 5/10 इंटू में √20, है ना। तो यह आ जाएगा 1/2, है ना, ये 1/2 हो गया, और √20 को मैंने 2 √5
5 लिख दिया, फिर 4 इंटू 5 लिखूंगा 20 को, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक कितना आ गया, अंडर रूट 5। तो यानी मेरे पास टी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई, देखो क्वेश्चन में रूट 5 दे रखा है, और यहां से भी आपको हिंट मिल जाता है कि भैया अंडर रूट n लिख के चलना था, क्योंकि अगर मैं n-1 लिखता तो अंडर रूट 19 आता, तो वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो वहीं क्वेश्चन से भी आप हिंट देख लेते। तो टी कैलकुलेटेड कितना आ गया मेरे पास, 2.24 आ गया, है ना। अब यहां पर भी वही कि सिग्निफिकेंस लेवल 5% का है और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि सैंपल साइज हमारे पास 20 का है। तो हमारे पास बोलेंगे कि एस टी 90 हमारे को गिवन है, गिवन T19 0.05 इट इज इक्वल टू 1.729, ठीक है, इट इज इक्वल टू टी टेबल। फिर मैं बोलूंगा कि एस टी कैलकुलेटेड जो है इस बार भी क्या ही है, ग्रेटर देन टी टेबल आई है, सो दैट मीन्स जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो दैट मीन्स कि भैया सेल बड़ी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, सक्सेसफुल है। एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी क्या है, वो सक्सेसफुल है। तो इस तरह से बस बेटा आपको क्वेश्चंस आने, मैंने जानबूझ के बोर्ड वाले क्वेश्चन लिए ताकि आपको दोनों का आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये भी आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है, करेंगे 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ कॉलेज एंड देयर हाइट्स आर फाउंड टू बी दिस। तो अब आपको सैंपल का मीन वगैरह कुछ नहीं रखा, आपको बोला कि 10 बच्चों का सैंपल लिया गया है ना, और उससे हमने क्या करा है कि ये डाटा रिकॉर्ड करा है। In the light of the data, discuss the conclusion that the mean height of the student of the college is 110 सेंटीमीटर। तो ये क्लेम करा गया कि भी जो कॉलेज की जो बच्चों की मीन हाइट है वो 110 सेंटीमीटर की है, बट हमने 10 बच्चों का सैंपल लिया और ये हाइट पाई है। तो अब आपको बताना है कि जो क्लेम करा गया था कि जो अभी हाइट है 110 सेंटीमीटर की, और जो सैंपल से हमारे पास एवरेज हाइट आएगी, क्या उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। पर उसके लिए पहले मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने लिखा कि मेरे पास एक्साई जो मेरा डेटा है वो क्या है, 100, 104, 108, 110, 118, 120, 122, 124, 126 और 128। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका टोटल निकाला। सबसे पहले हमने इसका टोटल निकाला, समेशन एक्साई निकाला, ठीक है। तो फटाफट से, अभी तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, एग्जाम में आपको खुद करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 104 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 118 प्लस 120 प्लस 122 प्लस 124 प्लस 126 प्लस 128, तो ये आ गया मेरे पास 1160। फिर हमने क्या करा, इसका मीन निकाला। क्या करा हमने, मीन निकाला, यहां पर एक्स बार निकाला। एक्स बार क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया 1160, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो यानी कि मेरे पास सैंपल मीन आ गया है 116। फिर मैंने क्या करना है, एक्साई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना। तो 100 माइनस 116 यह आ जाएगा 256, ठीक है। फिर 104 माइनस में 116 ये आ जाएगा 142, है ना। होल स्क्वायर मैं साथ में करके चल रहा हूं बेटा। 108 माइनस में 116 ये आ जाएगा 64। ये 6 का डिफरेंस माइनस 6 उसका स्क्वायर 36, ये 2 का डिफरेंस उसका स्क्वायर 4, ये 4 का डिफरेंस उसका स्क्वायर 16, है ना। फिर 122 माइनस 116 ये 36 आ जाएगा। फिर 124 माइनस में 116 ये 64 आ गया। ये 10 का डिफरेंस तो स्क्वायर करके 100 हो गया। 12 का डिफरेंस स्क्वायर करके 144 हो गया। अब जरा मैं इसका टोटल लिख दूंगा, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 256 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 100, तो ये मेरे पास आ रहा है कुछ 684। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, मिस तो नहीं कर दिया। एक बार दोबारा कर लूं, उल्टा कर दो। 144 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 256, हाँ ये 864 आ रहा है। मैंने शायद कुछ मिस कर दिया था। तो यहां पर हमारे पास
अब कैपिटल एस आ जाएगा। उसका फॉर्मूला कैपिटल एस क्यों निकाल रहे हैं बेटा? क्योंकि जब सैंपल के हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है तो हम अनबायस्ड निकालते हैं। आप सैंपल का भी निकाल सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं अभी इसको, ठीक है। अब देखो यहां पर है ना, इसको यहीं पे मैं कॉपी भी कर लेता हूं, आपको दोनों तरीके से बताता हूं, आंसर देखना आपका सेम ही आएगा। क्या हमने इसको कैलकुलेट करा, अंडर रूट ऑफ 864 अपॉन में 9 हो जाएगा, ये 10 - 1, तो 864 डिवाइडेड बाय 9 और उसका अंडर रूट करा तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.79। तो कैपिटल एस आ रहा है मेरे पास 9.79, ठीक है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 9.8 ले लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आगे एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाए। अब मैं पहले बनाऊंगा नल हाइपोथेसिस, वो वाला काम मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, कैलकुलेशन वाला काम यहां कर लेंगे। पहले बनाया हमने, मैं सीधा H0 लिख रहा हूं। H0 क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन, और यहां पर बेटा कोई हमारे पास कंपैरिजन नहीं है कि भैया एक टोनिक पिलाया हमने, है ना, एक दवाई खिलाई जिससे बच्चों की हाइट बढ़नी शुरू होगी तो ये पाया गया, नहीं जी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। तो यानी कि यहाँ पे सीधा फैक्ट बेस्ड है, तो यानी कि यहां पर हमारे पास टू टेल टेस्ट चलेगा कि जो म्यू है वो इक्वल टू 110 सेंटीमीटर है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, दैट मीन्स कि जो हमारे पास क्लेम करा गया कि नहीं जी, जो एवरेज हाइट बोली गई है पूरे कॉलेज की वो 110 सेंटीमीटर नहीं है। हमारे पास सैंपल का मीन हमने निकाल लिया, 116 सेंटीमीटर आ गया। पॉपुलेशन का मीन तो 110 सेंटीमीटर दे रखा है। अनबायस्ड सैंपल जो हमने निकाला एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वो 9.8 सेंटीमीटर है हमारे पास है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है। तो मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक का कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहां पर, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में कैपिटल एस यूज करा है तो अंडर रूट एन यूज करूंगा, तो यह जगह 116 माइनस 110 अपॉन में 9.8 अपॉन में अंडर रूट 10, तो 6 अपॉन में 9.8 इंटू अंडर रूट 10, है ना। अब या तो वैसे अंडर रूट 10 की वैल्यू इनको देनी चाहिए, बट वो स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद भी रख सकते हो, है ना। 10 तक के अंडर रूट्स की वैल्यू याद रख लो, आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो ये आएगी हमारे पास 3.16, है ना। तो 6 इंटू 3.16 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.93। तो दैट मीन्स जो मेरे पास टी कैलकुलेटेड आ रहा है वो आ रहा है 1.93, और मुझे टेबुलेटेड वैल्यू कितनी गिवन है 2.262। तो T9 गिवन क्या है, T9 0.05 इज इक्वल टू 2.262, ये गिवन है ना 2.262। तो हमने बोला कि एज T कैलकुलेटेड इज लेस देन T टेबल, सो दैट मीन्स जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया कि बच्चों की हाइट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। H0 इज एक्सेप्ट, ये जो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इतना कोई ज्यादा नहीं है, तो दैट मीन्स देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, ठीक है। ये तो हमने कैपिटल एस से करा, मैं कह रहा दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर मैं यहां पर कैपिटल एस की जगह पर स्मॉल एस का फॉर्मूला यूज करता, तो स्मॉल एस का क्या फॉर्मूला होता है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में एन आता है, बट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन के लिए n-1 देते हैं। तो मैं अगर इससे करता तो मेरे पास आंसर क्या आता, अंडर रूट के अंदर ये आता 864 अपॉन में 10, तो यानी कि ये आता अंडर रूट में 86.4। तो स्मॉल एस मेरे पास कितना आता 86.4 का अंडर रूट, ये आता मेरे पास 9.29, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली ये आता मेरे पास 9.3। अब यहां से अगर मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, स्मॉल एस बाय अंडर रूट n-1, तो 116 माइनस 110 अपॉन 9.3, और ये ऊपर जाके अंडर रूट में 10-1, तो 6 बाई 9.3 इंटू में 9 आता, अंडर रूट 9 आता, वो 3 बन जाता, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में 9.3, तो ये आता मेरे पास 1.93। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना,
कितना आया था बेटा 1.93। तो ये आपको यहां पे जस्टिफाई करता है, कोई सा भी यूज कर लो चलेगा। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आना है आपके पास, इसलिए भी सपोर्ट मटेरियल में और केवी के सपोर्ट मटेरियल में वो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। आपको पता है कि एस टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबल, so that implies null hypothesis is accepted। तो यार ये काम करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर, टी टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, है ना। आप जोन सा मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है ही नहीं। ठीक है, एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हर क्लास में एक होमवर्क देना तो मैंडेटरी है आपको। कह रहा है researcher conducts a hypothesis test to determine if the average height of the adults in a certain city is different from the national average of 175 centimeter। तो नल हाइपोथेसिस बन गया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू में 175 सेंटीमीटर। ऑल्टरनेट बन गया कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, यानी कि h1 आ गया म्यू इज नॉट इक्वल टू 175 सेंटीमीटर। द सैंपल मीन इज x बार दे रखा है एट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। सैंपल बोला है तो यानी कि स्मॉल s दे रखा है, स्मॉल s दे रखा है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सैंपल साइज आपको 36 दे रखा है, आप दोनों से कर लेना, आपको आंसर अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा कि √36 निकालना ज्यादा आसान है √35 से, तो आप इसमें चाहे s/√n लगा देना और s को 5 लेके चल देना, आपके पास आंसर अप्रोक्सीमेट सेम ही आएगा। और एग्जाम में भी आपको यही करना है, वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे, है ना, वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे। कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ 16 हैज मीन 53 हैज मीन, the sum of squares of the deviation taken from the mean is 150। can this sample be regarded to be as taken from the population having 56 as mean। सिंपल क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज कर दी। यहां पर पॉपुलेशन मीन आपको दे रखा है 56, म्यू दे रखा है पॉपुलेशन मीन 56, सैंपल का मीन दे रखा है 53, सैंपल का साइज दे रखा है 16। ठीक है, पहले तो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मीन इज 56, दैट मींस देयर इज नो, अपने पूरा लिखना है, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स, यानी कि मीन 56 नहीं है, कंपैरिजन नहीं है तो हम टू टेल टेस्ट लगा के ही चलेंगे। ठीक है, अब हमारे को ना इसमें कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, बट हमारे को बोला है कि जो सैंपल के अंदर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन, यानी कि समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर दे रखा है, कितना 150। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां से पहले कैपिटल S निकाल देता हूं क्योंकि n 16 है तो √n वाला लगा के चलूंगा। कैपिटल S का फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n-1 कैपिटल S के लिए, तो √50 अपॉन में 15 हो जाएगा, तो s हो गया √10, और मैंने कहा था √10 तक की वैल्यू याद रख लो, आपके बहुत काम आएगी। तो 3 पॉइंट कितनी याद की थी हमने 3.16 याद की थी। तो फिर मैंने यहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर लिया, x बार माइनस म्यू अपॉन में कैपिटल S बाय √n। तो x बार कितना है मेरे पास 53, ये है 56, है ना, ये नेगेटिव वाला केस भी हो जाएगा अब हमारा 3.16 अपॉन में √16, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया -3 इंटू 4 अपॉन में 3.16। ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरे पास 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.16, तो ये आ रहा है मेरे पास -3.79। तो दैट मीन्स t कैलकुलेटेड कितना आ गया -3.79। बट बेटा हमारे को पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए होती है कंपैरिजन के लिए, तो अगर नेगेटिव आती है तो आप इस पे मॉड लगा दिया करो। और फिर हमारे को गिवन क्या है, अब जैसे यहां पर 0.01 दे रखा है तो यानी ये 1% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो यानी कॉन्फिडेंस लेवल 99% का है 2.95। ये हमने टी टेबल बोल दिया। हमने क्या बोला कि जो टी कैलकुलेटेड है वो ज्यादा है टी टेबल से, बट मॉड में है ना, वाला नेगेटिव वाला तो लेस ही आएगा, भी मॉड लगा के चलते हैं इसलिए। सो दैट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, मतलब कि जो हमारे पास देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ठीक है, तो यस दिस सैंपल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। आप इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करते, सपोज करो आप बोलते कि नहीं मैं कैपिटल एस नहीं निकालूंगा, मैं स्मॉल एस से करूंगा, तो स्मॉल एस से करते तो आप √n लिखते,
तो अंडर रूट 150/16 करते, तो स्मॉल एस कितना आता मेरे पास 150 डिवाइड बाय 16, ये आता 9.3, सॉरी अंडर रूट में 9, एक मिनट, 150 डिवाइड बाय 16 का अंडर रूट, ये आता मेरे पास 3.06। फिर यहां पर मैं जो फॉर्मूला यूज करता वो यूज करता कौन सा, स्मॉल एस बाय अंडर रूट n-1, तो यूज करता मैं 3.06 अपॉन में अंडर रूट 16-1, तो यह आता -3 इंटू में अंडर रूट 15 अपॉन में 3.06, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 3, पहले तो रूट 15 करना पड़ेगा, रूट 15 का अंडर रूट इंटू में 3 डिवाइड बाय 3.06, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना माइनस में 3.79, और इधर कितना आया था माइनस में 3.79। भाई कैलकुलेटर पे कर लेना। तो जिनको भी कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो अब आपको समझ में आ गया है। तो आपके पास टी कैलकुलेटेड आ गया आपके पास -3.79, तो मॉड टी कैलकुलेटेड कितना आ गया पॉजिटिव 3.79। ठीक है, बाकी सारा काम तो सेम ही रहेगा। तो विद दिस बेटा हमारा आज का काम भी खत्म होता है, जिसपे हमने टी टेस्ट पढ़ लिया। आप बस इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी जब रिवीजन सीरीज होगी तो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे इसमें। ठीक है, तो होमवर्क में आपने बस रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी तरह की के, और इसमें आप सिर्फ बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स या PYQs ही करो, वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देंगे ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो विद दिस हमारा इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी खत्म होता है बेटा।